हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज के सेशन में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं टॉप प्रीवियस ईयर के सवाल जो कि पूछे गए इंटरनेशनल बिजनेस के पोर्शन से यूजीसी नेट कॉमर्स और मैनेजमेंट एग्जामिनेशन के अंदर। तो आइए फटाफट से आज के सेशन को शुरू करते हैं। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं यूजीसी नेट कॉमर्स या मैनेजमेंट के लिए, तो एवर स्टडी क्लासेस के पास आपके लिए डिफरेंट कोर्सेज है जिनको आप चेकआउट कर सकते हैं। इन सभी कोर्सेज की डिटेल आपको हमारी ऐप वेबसाइट पे मिल जाएगी, या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। नीचे आपको नंबर और मेल एड्रेस दिया हुआ है। चलिए जी, तो शुरू करते हैं हमारे पहले सवाल से। तो पहला सवाल हमारे पास है, इंडिकेट द राइट सीक्वेंस ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन। तो हमने क्लास के अंदर डिस्कस किया था कि कैसे हमारी जो कंपनीज हैं डोमेस्टिक से इंटरनेशनल बनती हैं, क्या डिफरेंट स्टेजेस होती हैं इस प्रोसेस की। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे डिफरेंट स्टेजेस को। सबसे पहले हम बनते हैं डोमेस्टिक कंपनी, फिर बनते हैं इंटरनेशनल, फिर बनते हैं मल्टीनेशनल और फिर ग्लोबल, और फिर एंड में बनते हैं ट्रांसनेशनल कंपनी। और इसीलिए यहाँ पे हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, विच अमंग द फॉलोइंग आर मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस। तो हमें पूछा गया जी, अ मल्टीनेशनल डिसेंट्रलाइज्ड कॉर्पोरेशन विद स्ट्रॉन्ग होम कंट्री प्रेजेंस। तो ये तो नाम से ही पता चल रहा है मल्टीनेशनल है। अ ग्लोबल सेंट्रलाइज्ड कॉर्पोरेशन दैट एक्वायर्स कॉस्ट एडवांटेज थ्रू सेंट्रलाइज्ड प्रोडक्शन व्हेन चीपर रिसोर्सेज आर अवेलेबल। तो एक ग्लोबल कॉर्पोरेशन है, तो ये भी अलग अलग नेशंस में काम कर रही होगी, कहीं ना कहीं मल्टीनेशनल है। अगली है, एन इंटरनेशनल कंपनी दैट बिल्ड्स ऑन द पेरेंट्स कॉर्पोरेशंस टेक्नोलॉजी एंड आर&डी। तो ये भी एक इंटरनेशनल कंपनी है और इसकी एक पेरेंट कॉर्पोरेशन है, तो ये भी अगेन काफी सारी कंट्रीज में ऑपरेट कर रही होगी। अ ट्रांसनेशनल एंटरप्राइज दैट कंबाइंस दी बोथ दी ऑल ऑफ दी अबव फीचर्स। तो हमें बताना है जी, इनमें से कौन सी आपकी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है। देखो, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन को बताने के लिए ना आपको इस सवाल में थोड़ा सा अपना एम्बिट जो है वाइडर रखना है, थोड़ा सा अपना जो एरिया है उसे वाइड रखना है और उसके हिसाब से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और हमारे जो एनटीए ने इसका आंसर दिया है वो दिया है ऑप्शन नंबर डी, ताकि और यहाँ पे आपको इसी क्राइटेरिया को अप्लाई करना है और उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। ये सभी कहीं ना कहीं मल्टीनेशनल हैं। आपको बिल्कुल स्ट्रॉन्ग, बिल्कुल वाटर टाइट डेफिनेशन पे नहीं जाना, ब्रॉड व्यू पॉइंट से इसका आंसर आपको यहाँ पे देना है। चलिए अगला सवाल हमारे पास है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एडवांटेज ऑफ एमएनसीज टू द होस्ट कंट्री। तो यहाँ पे हमें ऑप्शंस दी हैं, इंक्रीज इन सोशल एक्टिविटी, इंक्रीज इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, या फिर आर&डी एफर्ट्स आर एनहांस्ड। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो हमारी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस होती हैं वो किसी एक कंट्री से आती हैं, वो उनकी होम कंट्री कहलाती है। जैसे हमारी कोई यूएस की कंपनी है तो यूएस उसका क्या होगा, होम होगा। वो होम कंट्री उसकी यूएस होगी। और अगर वो इंडिया में आके काम कर रही है तो उसकी होस्ट कंट्री क्या हो जाएगी, इंडिया हो जाएगी। तो होम से वो होस्ट में आके अपना काम कर रही है। अब पूछ रहे हैं कि ये एमएनसी जो है होस्ट कंट्री के लिए क्या बेनिफिट्स लेकर आएगी। सोशल एक्टिविटी क्या इंक्रीज करेगी, सोशल एक्टिविटी ये इंक्रीज नहीं करेगी। क्यों नहीं इंक्रीज करेगी, क्योंकि इसका तो मकसद है इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ाना। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ाएगी, यहाँ के रिसोर्सेज को यूटिलाइज करेगी, यहाँ पे आर&डी वगैरह करेगी, बट सोशल एक्टिविटी पे इसका कोई फोकस यहाँ पे रहने वाला नहीं है। और इसीलिए इस सवाल का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल हमारे पास है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच फोर बेनिफिट्स आर अवेलेबल टू होस्ट कंट्रीज फ्रॉम एमएनसीज। तो फिर वैसा ही सवाल है, आपकी जो एमएनसीज है उनसे आपके जो होस्ट कंट्रीज हैं उनको क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं, फिर वही चीज पूछी जा रही है। आइए देखते हैं कि क्या आंसर यहाँ पे इसका होना चाहिए। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, learning of business mannerism, strategic information sharing, creation of job, entertainment, better utilization of resources, enhancing social contacts, improved competition in the local economy। तो अगर एक एक करके देखें तो पहला जी ट्रांसफर ऑफ द टेक्नोलॉजी। तो एमएनसी अगर इंडिया में आ रही है तो बाहर की टेक्नोलॉजी, यूएस की टेक्नोलॉजी वो इंडिया में लेकर आ रही है। तो एज अ होस्ट कंट्री इंडिया में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो सकता है, बट हो भी सकता है कि वो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर दे। बट हाँ, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी तो यहाँ पे होगा और इसे हम यहाँ पे मार्क कर सकते हैं। फिर है जी लर्निंग ऑफ बिजनेस मैनरिज्म। तो ये थोड़ा सा अभी हमें पता नहीं इसके बारे में होगा क्या नहीं, इसको फिलहाल स्किप करते हैं। स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन शेयरिंग, स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन क्या शेयर करेगी एमएनसी इंडिया के साथ, अपनी यूएस की कोई स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन इंडिया में शेयर करेगी? जी नहीं, वो स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करेगी, वो पैसा कमाने आई और पैसा ही कमाएगी। तो ये तो आप काट दीजिए। इसके बाद है क्रिएशन ऑफ दी जॉब। तो क्या इंडिया में जॉब क्रिएट होंगी? बिल्कुल, अगर वो एमएनसी इंडिया में आके काम कर रही है तो इंडिया में डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ जॉब्स तो क्रिएट करेगी, तो ये भी बेनिफिट होगा। एंटरटेनमेंट कोई स्पेसिफिक बेनिफिट अवेलेबल नहीं होगा, इसे काट दीजिए। इसके बाद है बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो इंडिया के रिसोर्सेज और अच्छे से यूटिलाइज होंगे, तो ये भी मार्क कर दीजिए। एनहांसिंग सोशल कॉन्टेक्ट, तो सोशल तो फोकस उसका रहेगा ही नहीं, पहले भी डिस्कस किया, इसे काट दीजिए।
कंपटीशन बढ़ जाएगा लोकल इकोनॉमी में। तो ये भी बिल्कुल सही बात है कि इंडिया की जो कंपनीज हैं वो अब यूएस वाली कंपनी के साथ भी compete करेंगी, तो कंपटीशन बढ़ जाएगा और ये भी आपका आंसर होगा। तो 1, 4, 6 और 8 जो हैं आप उन्हें यहाँ पे मार्क कर सकते हैं अपना आंसर, और ये आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर सी के अंदर। अगला सवाल है, बिजनेस कॉन्ग्लोमरेट्स हैव डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट कंट्रीज, व्हिच कंट्रीज कॉन्ग्लोमरेट्स आर कॉल्ड चाय बॉल्स। तो आपसे पूछ रहे हैं कि हमारी जो बिजनेस कॉन्ग्लोमरेट्स होती है ना, उनको हर कंट्री में अलग अलग नाम से बुलाते हैं, तो चाय बॉल्स किस कंट्री में बिजनेस कॉन्ग्लोमरेट्स को बुलाया जाता है। तो यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स आपको डिफरेंट नाम दिए हैं कि किन किन कंट्रीज में किस किस नाम से बुलाया जाता है हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को, ग्लोबल कंपनीज को। तो कोरिया के अंदर चाय बॉल के नाम से बुलाते हैं, ताइवान के अंदर है जी गुआंगसी किए, चाइना के अंदर है किए जुतियान, और जापान के अंदर आपका है जी किरेत्सु, और जर्मनी के अंदर है जी कॉन्जेर्ने। तो ये आपको कुछ याद करने की कोशिश करनी है कि ये आपके डिफरेंट बिजनेस कॉन्ग्लोमरेट्स के नाम है अलग अलग कंट्रीज के अंदर। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है? इस सवाल का आंसर होने वाला है साउथ कोरिया, क्योंकि जो चाय बॉल है ये आपका साउथ कोरिया के अंदर बिजनेस कॉन्ग्लोमरेट्स को नाम दिया गया है, और आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी का। अगला सवाल है असर्शन रीजनिंग का। असर्शन है ऑपरेटिंग स्टाइल ऑफ द इंटरनेशनल बिजनेस कैन बी स्प्रेड टू द एंटायर ग्लोब। तो बिल्कुल आपका जो इंटरनेशनल बिजनेस है पूरे ग्लोब में काम कर रहा है, उसके ऑपरेशंस पूरे ग्लोब में है, तो आप इसे मार्क कर दीजिए। रीजन है द स्टाइल इज लिमिटेड टू द इंटरनल इकोनॉमी ओनली। तो हमारे जो इंटरनेशनल बिजनेस है वो केवल इंटरनल इकोनॉमी में ही काम नहीं कर रहे, वो पूरे वर्ल्ड में काम कर रहे हैं। तो इसे आप यहाँ पे गलत मार्क कर सकते हैं, और आपका आंसर आसानी से यहाँ पे बन जाएगा ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, और ऑप्शन बी आपका आंसर यहाँ पे बन जाएगा। अगला सवाल है मैच द आइटम्स ऑफ लिस्ट 1 विद द आइटम्स ऑफ लिस्ट 2। तो दो लिस्ट आपको दे रखी हैं, देखते हैं क्या क्या आइटम्स यहाँ पे इंक्लूड की गई हैं। तो पहली हमें पास आइटम्स दे रखी है मैसेज टुवर्ड ग्लोबलाइजेशन। इनमें से कौन सा ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट यहाँ पे करने वाला है? तो फिलहाल बहुत ही मिक्सी लिस्ट लग रही है मुझे, इसे फिलहाल स्किप करते हैं। अगला है जी ऑफशोरिंग, उससे अगला है फेरा, और उससे अगला है मिस्टर आर्थर डंकल। तो मिस्टर आर्थर डंकल जो है ना, उनको आप डायरेक्टली मैच कर सकते हो अपने उरुग्वे राउंड से, क्योंकि आर्थर डंकल जो थे वो आपके डायरेक्टर जनरल थे आपके गैट के, यानी कि जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ के 1980 से 1993 के बीच में, और उन्होंने एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखाया अपना उरुग्वे राउंड नेगोशिएशंस ऑफ द गैट के अंदर, जिसके बाद अल्टीमेटली आपका डब्ल्यूटीओ बना था। तो आप 4 को फिलहाल 4 से मैच कर सकते हो, और इसीलिए आपके सी और डी तो यहाँ पे कैंसिल आउट ही हो जाएंगे। अब आपको ए और बी में से चूज करना है। अगर मैं बात करूं मेजर्स टुवर्ड्स ग्लोबलाइजेशन की, तो आपका एफडीआई जो है, अगर हम इसके इनफ्लो को प्रमोट करेंगे, लिबरलाइज करेंगे, तो उससे कहीं ना कहीं फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी और हमारी जो इकोनॉमी है वो ग्लोबलाइज होगी। तो आप इसे 3 से मैच कर सकते हैं। ऑफ शोरिंग आपका किससे मैच होगा? ऑफ शोरिंग आपका मैच होगा ग्लोबलाइजेशन से। देखो ग्लोबलाइजेशन करके ऑफ शोरिंग हो रही है, आप अपना जो काम है बाहर आउटसोर्स कर देते हैं, जहां आपको सस्ता सामान मिलता है वहां से खरीदते हैं, जहां सस्ती लेबर मिलती है वहां से लेबर लेते हैं। तो ऑफ शोरिंग हो रही है ग्लोबलाइजेशन के कारण। फेरा जो है आप इसे किससे मैच कर सकते हैं? फेरा को आप फेमा से मैच कर सकते हैं, क्योंकि फेरा को फेमा ने ही तो रिप्लेस किया था, तो ये आपका उससे मैच हो जाएगा, और इसीलिए आपका आंसर यहाँ पे क्या बनने वाला है जी? इसीलिए आपका जो आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर यहाँ पे बनेगा। अगला सवाल है जी, द फोर्सेस दैट लेंड मोमेंटम टू द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैव बीन आइडेंटिफाइड बाय माइकल पॉटर इंक्लूड द फॉलोइंग। तो हमने आपके साथ चर्चा करी थी कि हमारे माइकल पोर्टर ने किन फोर्सेस के बारे में बताया जिन्होंने ग्लोबलाइजेशन को मोमेंटम दिया है, उसे बूस्ट किया है। तो फ्लूइड ग्लोबल कैपिटल मार्केट बिल्कुल वहां पे वो इंक्लूडेड है। टेक्नोलॉजिकल रीस्ट्रक्चरिंग ये भी इंक्लूडेड है। डिक्रीजिंग रिलीजियस कमांड ये आपका इंक्लूड नहीं है। एथनिक डी कंट्रोल ये भी नहीं है। न्यू ग्लोबल कॉम्पिटिटर्स ये आपका इंक्लूड है। एंड ऑफ द कोल्ड वॉर इन 1990s ये भी आपका यहाँ पे इंक्लूड है, और इसीलिए आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पे बनेगा ऑप्शन नंबर सी का। चलिए अगला सवाल हमारे पास है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन लेविट थीसिस मीन्स। तो माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आपको याद हो, हमने आपके साथ कोर्स के अंदर चर्चा करी थी थियोडोर लेविट की, और उन्होंने कैसे ग्लोबलाइजेशन को मैनेजमेंट डिस्कोर्स से रिलेट किया, और यहाँ पे उन्होंने बात करी कि हमारी जो ग्लोबलाइजेशन है उसका इस्तेमाल हम करके एक स्टैंडर्डाइजेशन स्ट्रेटेजी बनाएंगे। कैसे एक स्टैंडर्डाइजेशन स्ट्रेटेजी बनाएंगे? हम एक ही जो प्रोडक्ट है उसको वर्ल्ड वाइड मार्केट करने वाले हैं थ्रू एग्रेसिव लो प्राइसिंग। हम स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट यहाँ पे बनाने वाले हैं। एक प्रोडक्ट बनाएंगे, एप्पल अपना एक आईफोन बनाएगा और पूरे वर्ल्ड में वही आईफोन उसका बिकने वाला है, और ये जो है एक स्टैंडर्डाइजेशन स्ट्रेटेजी का पार्ट बनेगा। अगर आप ऑप्शंस को देखें तो पहली ऑप्शन है जी स्टैंडर्डाइजेशन स्ट्रेटेजी की, अगली है कस्टमाइजेशन की बात कर रही है, उससे अगली भी कस्टमाइजेशन की बात कर रही है, अगली नन ऑफ द अबव है।
तो इसीलिए आपका आंसर बचेगा ही कौन सा, ऑप्शन नंबर ए ही आपका आंसर बचेगा, और वही आप यहाँ पे इसे मार्क करेंगे अपना आंसर। चलिए अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंश्योर्ड टू द कंज्यूमर इन द ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन का इनमें से कंज्यूमर को क्या बेनिफिट नहीं होता, मतलब क्या कंज्यूमर को नहीं मिलता। पहला है जी लो प्राइसेस, तो प्राइसेस तो लो जाते हैं, बाहर से सस्ता सामान आता है, चाइनीज सामान हम सभी खरीदते हैं, तो ये तो बिल्कुल बेनिफिट है। फिर है बेटर सिलेक्शन, चॉइस बढ़ जाती है, अब हम बाहर की कंट्री से भी सामान सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा हमें खरीदना है, तो बिल्कुल ये कंज्यूमर को इंश्योर हो रहा है। क्लियर ओरिजिन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, तो क्लियर ओरिजिन की जानकारी कंज्यूमर को जनरली नहीं रहती है ग्लोबलाइजेशन के अंदर, उसे तो केवल सामान से मतलब होता है कि सबसे सस्ता सामान उसे कहां से मिल सकता है। हालांकि आज के सिनेरियो में अगर मैं बात करूं तो हमारी गवर्नमेंट मैंडेटरी कर रही है कि जो भी गुड्स आप बाहर से इंपोर्ट कर रहे हो, जो भी गुड्स कंज्यूमर को बेच रहे हो, उस पर कंट्री ऑफ ओरिजिन आपको मैंडेटरी लिखना है। तो फिलहाल आप इसे अपना आंसर मार्क कर सकते हैं कि कंज्यूमर को ये जनरली इंश्योर नहीं होता, और इसीलिए यही आपका आंसर यहाँ पे बनेगा। अगला पॉइंट है इंप्रूव्ड सर्विसेज का, वो कंज्यूमर को मिलती है ग्लोबलाइजेशन के अंदर। अगेन सर्विसेज आप पूरे वर्ल्ड में कहीं से भी ले सकते हैं, जहां से आपको बढ़िया मिले आप वहां से ले सकते हैं, इसीलिए आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी का। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये है एक मैच द फॉलोइंग का सवाल, दो लिस्ट हमें यहाँ पे दे रखी है। पहली लिस्ट में हमारे पास थ्योरीज हैं और दूसरी तरफ में उनके प्रोपाउंडर्स के नाम हमें यहाँ पे दे रखे हैं। तो सबसे पहली थ्योरी है जी कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी, और हम सभी जानते हैं कि ये थ्योरी हमें किसने दी थी, ये हमें दी थी डेविड रिकार्डो ने। तो आप इसे मैच कर दीजिए ऑप्शन नंबर 3 से, इससे आप इसे मैच कर दीजिए। इसके बाद है इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये हमें दी थी गॉटफ्रेड हेबरलर ने, और इसे जो है आप मैच कर दीजिए ऑप्शन नंबर 1 से। इसके बाद हमारे पास है जी फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी, जो कि हमें दी थी हेक्सर ऑलिन ने, तो इसे आप 4 से मैच कर दीजिए। और फिर है डॉक्ट्रिन ऑफ रेसिप्रोकल डिमांड, जो कि हमें दी थी जेएस मिल ने, और आप आसानी से यहाँ पे सबको मैच कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आपका आंसर यहाँ पे जो बन रहा है वो बन रहा है ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसके अंदर हमें दो लिस्ट दे रखी हैं, लिस्ट 1 और लिस्ट 2, रिगार्डिंग द ग्रुपिंग ऑफ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, एंड हमें एक करेक्ट कोड आइडेंटिफाई करना है। लिस्ट 1 में हमें दे रखा है टाइप ऑफ एमएनसी, एथनोसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक, जियोसेंट्रिक, और लिस्ट 2 में कुछ बेसिक फीचर जो है वो दे रखे हैं, मेंटेनिंग अ बैलेंस बिटवीन होम एंड होस्ट मार्केट ओरिएंटेड पॉलिसी, सेल्डम डिस्टिंग्विश बिटवीन डोमेस्टिक एंड ग्लोबल ऑपरेशन, फॉलो अ होस्ट मार्केट पॉलिसी। तो माय डियर फ्रेंड्स ये सवाल आपका सीधा सीधा ईपीआरजी फ्रेमवर्क से सवाल है। अब इसके अंदर आपकी जो एथनोसेंट्रिक फर्म्स होती हैं वो आपकी डोमेस्टिक और ग्लोबल ऑपरेशन पॉलिसीज में कोई डिस्टिंग्विश नहीं करती, वो अपने आप को जो डोमेस्टिक वाली है उसी को पूरे वर्ल्ड में अप्लाई कर देती है, कोई अलग से डिस्टिंग्विश नहीं करती, इसीलिए आपका ए जो है 2 से मैच होने वाला है। पॉलीसेंट्रिक फर्म्स कौन सी होने वाली है, पॉलीसेंट्रिक फर्म आपकी वो फर्म होने वाली है जो कि आपकी हर मार्केट के हिसाब से अपनी पॉलिसी बनाती है, जो भी आपकी होस्ट मार्केट है, जिस कंट्री में आप काम करने जा रहे हैं उसके हिसाब से वो अपनी पॉलिसी बनाती है। तो आपका पॉलीसेंट्रिक फर्म मैच होने वाला है ऑप्शन 3 से, और जो जियो सेंट्रिक फर्म है वो आपका बैलेंस मेंटेन करके चलती हैं होम और होस्ट मार्केट पॉलिसी के बीच में, और इसीलिए आपका सी जो है वो 1 से मैच होने जाने वाला है, और इसीलिए हमारा जो आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी निकल कर आएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है एन एमएनसी वांट्स टू इन्वेस्ट इन इंडिया, ऑफ द फॉलोइंग एंट्री मोड्स सिलेक्ट द राइट ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग रिस्क। तो हमें बताना है कि इनमें से किस में ज्यादा रिस्क है और किस में कम रिस्क है, इन्हें अरेंज करना है, सबसे पहले जिसमें कम रिस्क है और सबसे लास्ट में जिसमें सबसे ज्यादा रिस्क आपका होने वाला है। तो आप इन्हें एक बार पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा रिस्क आपका किसका होता है। देखिए सबसे ज्यादा जो रिस्क है माय डियर फ्रेंड्स वो आपका है होली ओन्ड सब्सिडरी, जब आप पूरी अपनी 100% अपनी सब्सिडरी खोलते हो, अपना ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट करते हो, उसमें आपका सबसे ज्यादा रिस्क होता है, जब आप खुद खर्चा करके स्क्रैच से अपना अंडरटेकिंग किसी दूसरी कंट्री में बिल्डअप कर रहे हो, तो आपका जो डी है वो सबसे लास्ट में आना चाहिए। तो इसीलिए मैं 2 और 4 को यहाँ पे देखूंगा, और साथ ही बाकी ऑप्शंस को एक बार जल्दी से देखते हैं। तो यहाँ पे कहा गया कोऑपरेटिव जॉइंट वेंचर है, ब्रांच ऑफिस है, और मेरे पास पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है और इक्विटी जॉइंट वेंचर है। तो यहाँ पे जो हमारे जॉइंट वेंचर हैं माय डियर फ्रेंड्स उनमें कम रिस्क होने वाला है, और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो है उसमें जॉइंट वेंचर से ज्यादा रिस्क होने वाला है, और ब्रांच ऑफिस में जहां पे सारा काम आप एक कंट्री में इंडिया में कर रहे हैं, आपने एक ब्रांच है केवल बाहर खोल रखी है, तो उस केस में तो आपका सबसे कम रिस्क यहाँ पे होने वाला है।
तो अगर मैं इसे अरेंज करूं, सबसे कम रिस्क है मेरा यहाँ पे ब्रांच ऑफिस में, कि मैंने बस अपनी एक ब्रांच खोल दी बाहर, सारा काम यहीं से कर रहा हूं, बट ऑर्डर वगैरह लेने के लिए एक ब्रांच खोल दी बाहर। उसके बाद मेरे पास है मेरे जॉइंट वेंचर, दो तरह के जॉइंट वेंचर लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है, कॉपरेटिव जॉइंट वेंचर और आपके इक्विटी जॉइंट वेंचर। इसके बाद आपके जॉइंट वेंचर आ गए, और उसके बाद माय डियर फ्रेंड्स क्या आ गए आपके, उसके बाद आपके यहाँ पे मेरे पास आ गए पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। जब आपने सारा जो है अपना इक्विटी खरीद लिया किसी और एंटिटी का, उसमें इन्वेस्टमेंट कर दी, आप इसे ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट के नाम से भी कंसीडर कर सकते हैं, कि आपने बाहर की कोई बनी बनाई कंपनी एक्वायर कर ली, एक्विजिशन के नाम से भी जान सकते हैं। और लास्ट में है आपकी होली ओन्ड सब्सिडरी। तो अगर मैं अरेंज करूं तो मेरा ऑप्शन यहाँ पे कौन सा बनेगा, मेरा बनेगा बी, ए, ई और सी और डी, ये मेरा राइट आंसर बनेगा, यानी कि ऑप्शन 2 वुड बी द करेक्ट हियर। चलिए, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोड्स ऑफ एंट्री इनटू फॉरेन मार्केट रिस्क एंड प्रॉफिट पोटेंशियल आर दी हाईएस्ट। तो इनमें से कौन से मोड ऑफ फॉरेन एंट्री में आपका रिस्क और प्रॉफिट का पोटेंशियल सबसे ज्यादा होने वाला है। तो यहां पे अगर बात करें ऑप्शंस की, तो एक्सपोर्टिंग है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग है और जॉइंट वेंचर है। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम सभी ने डिस्कस किया है, आप अगर अरेंज करें रिस्क और प्रॉफिट के कॉन्टेक्स्ट में, तो सबसे पहले आपका है एक्सपोर्टिंग। एक्सपोर्टिंग में कम रिस्क है, कम प्रॉफिट है। उसके बाद आपके आते हैं लाइसेंसिंग, फ्रेंचाइजिंग, फिर आपके जॉइंट वेंचर्स आ जाते हैं, और लास्ट में आपकी आती है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। लास्ट में आपकी आती है एफडीआई, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसमें सबसे ज्यादा रिस्क है और सबसे ज्यादा प्रॉफिट पोटेंशियल है, और इसीलिए आपका जो राइट आंसर यहां पे बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए, अगला सवाल है, ग्लोबल मैनेजर हैज कल्चरल प्री डिस्पोजिशन एज फॉलोज। यहां पे आपको ईपीआरजी फ्रेमवर्क के बेसिकली स्टेप्स मेंशन कर दिए, और आपको कहा गया कि उसकी ओरिएंटेशन कैसी रहती है ग्लोबल मैनेजर की, आप उसे ऑर्डर में अरेंज कीजिए। पहले आप एथनोसेंट्रिक होते हैं, फिर पॉलीसेंट्रिक, फिर रीजियोसेंट्रिक और फिर जियोसेंट्रिक। आप, ये आपका करेक्ट ऑर्डर है, और ये ऑर्डर जो है आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 में देखने को मिल रहा है, ई, पी, आर और जी। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए, अगला सवाल है, एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट कोड। स्टेटमेंट 1 है, कंपनीज विद लो कैश रिजर्व्स नॉर्मली प्रेफर लाइसेंसिंग मोड रेदर देन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जिनके पास कैश रिजर्व्स कम है वो प्रेफर करते हैं लाइसेंसिंग करना या रेदर देन एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट है, कैश रिच फर्म्स नॉर्मली प्रेफर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और आपसे पूछा है कि आप बताइए कौन सी स्टेटमेंट्स यहां पे करेक्ट हैं। अब देखिए माय डियर फ्रेंड्स, हमारे पास कंपनीज हैं, कुछ कंपनीज हैं जिन पे कैश काफी सारा है, कैश रिजर्व्स जो हैं उनके पास अच्छे खासे हैं, हाई रिजर्व्स हैं। तो वो अगर चाहें बाहर इन्वेस्ट करना चाहें, बाहर अपना स्क्रैच से प्लांट लगाना चाहे, एफडीए लगाना चाहें, तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जिनके पास कैश रिजर्व्स इतने नहीं है, कम है, बट वो चाहते हैं कि हम एक्सपैंड करें, तो बेटर है आप अपने लाइसेंसेस बाहर बांट दो, तो आप आसानी से एक्सपैंड कर सकते हो, इतने ज्यादा इसमें कैश की इन्वेस्टमेंट नहीं रिक्वायर्ड। तो जिनके पास लो कैश है वो लाइसेंसिंग प्रेफर करेंगे, ज्यादा है वो एफडीए प्रेफर करेंगे। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, आंसर ऑप्शन ए निकल कर आएगा। चलो जी, अगले सवाल पे आ चुके हैं। There are 5 distinct international expansion entry modes which are followed by business for entering international markets. Their correct sequences, तो कहा गया आपके 5 एंट्री मोड्स हैं, 5 एंट्री मोड्स हैं इंटरनेशनल बिजनेस में एंट्री के लिए। आप जो है इन्हें करेक्ट सीक्वेंस में लगाइए। अब आप जो है बताना है कि कहां से आप शुरुआत करेंगे और कहां पे जाएंगे। देखिए माय डियर फ्रेंड, शुरुआत करेंगे तो आपको जानते हैं कि शुरुआत ऐसी स्ट्रेटेजी से करेंगे जहां पे कम रिस्क है। तो आप शुरुआत करेंगे एक्सपोर्टिंग से, और एंड में आप कहां पे जाएंगे, एंड में आप कहीं ना कहीं पहुंचेंगे आपके डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की तरफ। एक्सपोर्टिंग से शुरुआत करेंगे, फिर आप लाइसेंसिंग और फ्रेंचाइजिंग की तरफ बढ़ेंगे, फिर आपके आते हैं जॉइंट वेंचर और स्ट्रेटेजिक अलायंस आते हैं, और फिर फाइनली आप जो है एफडीआई की तरफ पहुंचते हैं। तो अगर अरेंज करें, सबसे पहले एक्सपोर्टिंग है, यानी कि 1 और 2 तो काट ही दो, 3 और 4 में से चूज करना है। एक्सपोर्टिंग होगा, फिर लाइसेंसिंग फ्रेंचाइजिंग होगा, बिल्कुल ठीक है, फिर आपका पार्टनरिंग और स्ट्रेटेजिक अलायंस होगा, उसके बाद डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगा। तो ऑप्शन 4 ही आपका करेक्ट आंसर यहां पे बैठता है। चलिए, अगला सवाल है, द मेथड बीइंग यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी इज नोन एज। कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करने के लिए कौन से मेथड का इस्तेमाल किया जाता है।
लाइसेंसिंग एग्रीमेंट, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, टर्न की कॉन्ट्रैक्ट या फिर नन ऑफ दी अबव। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका राइट आंसर जो है वो होने वाला है टर्न की कॉन्ट्रैक्ट। देखिए जहां पे भी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है, जैसे आपको एक पूरा हॉस्पिटल कंस्ट्रक्ट करके देना है, उसमें सारे आपको वार्ड्स बनाने हैं, सारे ऑपरेशन थिएटर्स बनाना है, पूरे तरीके से उसे डिजाइन करके आपको देना है, कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है, तो आप इसके लिए कौन सा मोड फॉलो करेंगे? आप इसके लिए टर्न की कॉन्ट्रैक्ट फॉलो करेंगे। आप इसके लिए कोई लाइसेंस नहीं देंगे, कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करेंगे, आप सारे हॉस्पिटल को खुद से कंस्ट्रक्ट करेंगे और उसकी जो चाबी है वो सामने वाले को टर्न ओवर कर देंगे। द की विल बी टर्न ओवर। दिस विल बी एन एग्जांपल ऑफ टर्न की कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना है, कुछ कॉम्प्लेक्स प्लांट है जो कि लगाना है, तो बेटर है कि आप किसी जो इस फील्ड का एक्सपर्ट है उससे बनवा लीजिए और बाद में उसकी चाबी उससे ले लीजिए। तो आंसर होने वाला है ऑप्शन सी, टर्न की कॉन्ट्रैक्ट। अगला सवाल हमारे पास है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है। लिस्ट 1 में है जी हमारे पास वाइडर मार्केट, टर्न की प्रोजेक्ट, एक्सपेंडिंग द प्रोडक्शन कैपेसिटीज और जियोसेंट्रिक अप्रोच। तो सबसे पहले तो आप जियोसेंट्रिक अप्रोच का मैच कर सकते हो, ये आपकी एक स्टेज है ग्लोबलाइजेशन की। ईपीआरजी फ्रेमवर्क की अगर हम बात करें तो उसके अंदर आपकी लास्ट स्टेज आती है जियोसेंट्रिक अप्रोच, जो कि एक लास्ट स्टेज है ग्लोबलाइजेशन का, तो आप इसे मैच कर सकते हो। और इसीलिए आप जो है ए और डी ऑप्शन को तो साथ ही एलिमिनेट कर दो, बी और सी आपको अब देखनी है। इसके बाद अगर बाकियों की बात करें तो टर्न की प्रोजेक्ट क्या है? एक मोड ऑफ एंट्री है इंटरनेशनल बिजनेस का, तो इसे आप 1 से मैच कर दो। वाइडर मार्केट आपका एक एडवांटेज है इंटरनेशनल बिजनेस का, तो आप इसे इससे मैच कर दो। एक्सपेंडिंग द प्रोडक्शन कैपेसिटी, प्रोडक्शन कैपेसिटी को एक्सपैंड करना एक हमारा गोल है इंटरनेशनल बिजनेस का, कि अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस करेंगे, हम ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल का भी बेनिफिट लेंगे और पूरे वर्ल्ड में अपने प्रोडक्ट्स को पहुंचाएंगे। तो यहाँ पे आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर यहां पे बन जाएगा। चलिए तो अगला सवाल हमारे पास है, इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी विच प्रोवाइड्स दैट कैपिटल इंटेंसिव कंट्री शुड एक्सपोर्ट लेबर इंटेंसिव गुड्स एंड इंपोर्ट कैपिटल गुड्स इज रेफर टू एज। तो कौन सी थ्योरी आपसे ऐसा कहती है कि अगर आप कैपिटल इंटेंसिव है तो आप लेबर इंटेंसिव गुड्स को एक्सपोर्ट कीजिए, ना कि कैपिटल इंटेंसिव को? तो ये बिल्कुल हेक्सचर ऑलिन जो थ्योरी है उसके उल्टा हो गया। एचओ थ्योरी जो है उसके उल्टा हो गया। एचओ थ्योरी की बात करती है कि जौन सा फैक्टर ज्यादा है वो उसके इंटेंसिव जो गुड्स हैं आप उनको ज्यादा एक्सपोर्ट कीजिए, बट ये तो एचओ थ्योरी को हमने निगेट कर दिया, और इसे निगेट कौन करता है? हमारा लियोन्टिफ पैराडॉक्स इसे निगेट करता है, और इसीलिए आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारे पास है जी, कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी इज स्टैटिक इन कैरेक्टर। असर्शन दे रखी है हमें, कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी जो है वो स्टैटिक इन कैरेक्टर है, और रीजन हमें यहाँ पे दे रखा है कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी इज बेस्ड ऑन फिक्स्ड सप्लाईज ऑफ द फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन। ये आपकी फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन के फिक्स्ड सप्लाई पे बेस्ड है। तो अगर आपने माय डियर फ्रेंड्स कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी को अच्छे से पढ़ा है, आपने इसके लिमिटेशंस को भी समझा है, तो उसकी लिमिटेशन में हमने आपसे जिक्र किया था कि जो हमारी कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी है ना, इट इज स्टैटिक इन कैरेक्टर। क्यों स्टैटिक है? क्योंकि ये काफी सारी हमारी जो चीजें हैं उन्हें स्टैटिक मान के चलती है, जैसे आपके फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन जो हैं उनको भी ये आपकी स्टैटिक मानकर चलती है। तो यहाँ पे यही चीज बताई गई कि आपको जो प्रिंसिपल ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट है या फिर जो कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी है, ये स्टैटिक इन कैरेक्टर है और काफी सारी चीजों को स्टैटिक मानती है, जैसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, टेक्नोलॉजी को, प्रोडक्शन फंक्शंस को, इन सब चीजों को स्टैटिक मानती है। आज के समय में स्टैटिक इन्हें मानना थोड़ा सा गलत होगा और यहाँ पे यही इसकी लिमिटेशन भी बनती है। फिलहाल यहाँ पे असर्शन रीजन की बात करें तो असर्शन बिल्कुल सही है और रीजन भी इस असर्शन को मैच करता है, और इसीलिए आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। ए एंड आर बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलिए तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड फॉर द थ्योरी ऑफ द एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज। और यहाँ पे बोला जी, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी डिफर्ड अमंग डिफरेंट कंट्रीज बिकॉज ऑफ डाइवर्सिटी इन नेचुरल एंड एक्वायर्ड रिसोर्सेज पोजेस्ड बाय देम। The difference in natural advantage manifests itself in varying climate, quality of land, availability of minerals, water, and other resources. The difference in acquired resources manifests itself in different levels of technology and skills available. तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज की बात करें तो कई हमारे जो इकोनॉमिस्ट हैं वो इसके अंदर फर्दर नेचुरल और एक्वायर्ड एडवांटेज की बात करते हैं। वो कहते हैं कि एब्सोल्यूट कॉस्ट का एडवांटेज क्यों आ सकता है, ये नेचुरल भी हो सकता है और एक्वायर्ड भी हो सकता है। तो नेचुरल एडवांटेज कैसे अराइज होगा? अगर आपके पास कुछ नेचुरली इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं, अगर आपके पास रिसोर्सेज बहुत सारे हैं तो नेचुरल एडवांटेज आ जाएगा। जैसे हमारे पास गल्फ कंट्रीज में ऑयल बहुत ज्यादा है तो उनके पास ऑटोमेटिकली ऑयल में जो है एक नेचुरल एडवांटेज आ जाएगा। वैसे ही हमारा जो एक्वायर्ड एडवांटेज है, एक्वायर्ड कैसे होगा
कि हमने बार बार किसी चीज को किया और उसमें हम एक्सपर्ट हो गए, स्पेशलाइज हो गए, और इसलिए हमने उसके अंदर जो है एडवांटेज एक्वायर कर लिया। ये हमारी टेक्नोलॉजी की वजह से अराइज हो सकता है, हमारे स्किल्स की वजह से अराइज हो सकता है, क्योंकि अब हमने टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी बना ली, या फिर अपने स्किल्स जो हैं वो यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट कर लिए, उसकी वजह से हमें कोई एडवांटेज हो गया, तो ये हमने एडवांटेज को एक्वायर किया है, ये नेचुरली नहीं था हमारे पास। तो इसीलिए यहाँ पे जो तीनों स्टेटमेंट्स है ना, ये बिल्कुल सही है, और इसीलिए आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन नंबर सी, ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। चलिए जी, तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, मेच्योर इंडस्ट्रीज टेंड टू गो आउट ऑफ ओन कंट्री एंड इनटू लो कॉस्ट असेंबली लोकेशंस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी मॉडल एक्सप्लेन दिस। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो बात यहाँ पे कह रखी है, ये आपकी एक्सप्लेन करती है रेमंड वर्नर्स इंटरनेशनल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी। ये थ्योरी कहती है कि अगर आपने कोई नया प्रोडक्ट जो लॉन्च किया, वो आपकी जो है होम कंट्री के अंदर ओरिजिनेट होगा, पर जैसे जैसे आपका जो प्रोडक्ट है वो मेच्योर हो जाएगा, तो आप उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वहां पे करेंगे, वहां से सामान को सोर्स करेंगे, वहां पे असेंबली करेंगे जहां पे आपको कॉस्ट सबसे ज्यादा कम पड़ रही है। सो दिस इज अबाउट दी रेमंड वर्नर्स इंटरनेशनल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी। चलिए, तो यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स हमारे पास अगला सवाल है मैच द फॉलोइंग का। दो लिस्ट हमें यहाँ पे दे रखी है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2, और यहाँ पे हमें इन्हें मैच करना है। तो लिस्ट 1 में सबसे पहले हमारे पास है बेगर दाय नेबर ट्रेड पॉलिसी। तो इस पॉलिसी का मतलब है कि आप ऐसी ट्रेड पॉलिसी अपना रहे हैं जिससे आपके नेबर को नुकसान हो रहा है, आपके नेबर को आप जो है यहाँ पे बेगर बना रहे हैं, भिखारी बना रहे हैं। तो आप अपनी प्रॉब्लम्स को तो यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, बट आपके नेबर को यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। जैसे चाइना क्या करता है, चाइना की कोशिश होती है कि अपना सारा सामान जो है, सस्ते से सस्ता सामान जो है, वो इंडिया में लाके कम से कम दाम में डंप कर दे। इससे क्या होगा, चाइना की अपनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगी, बट यहाँ पे हमें दिक्कत हो जाएगी, और इसीलिए आप इसे ऑप्शन नंबर 3 से यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएटली मैच कर सकते हैं। इसके बाद है जी मर्केंटलिज्म थ्योरी। मर्केंटलिज्म थ्योरी क्या कहती है, ये कहती है कि आपको अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ाने हैं और इंपोर्ट्स को घटाना है, इसलिए आप इसे 4 से मैच कर सकते हैं। मल्टी डोमेस्टिक थ्योरी, देखो जो मल्टी डोमेस्टिक थ्योरी है या स्ट्रेटेजी है, उसके अंदर बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग कंट्रीज के अंदर अपनी अलग अलग स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं, वहां के डोमेस्टिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग। हमने काफी सारी कंट्रीज में काम अपना खोला हुआ है, और वहां पे जो स्ट्रेटेजी है वो वहां के डोमेस्टिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम फॉलो कर रहे हैं, यानी कि जो इंटरडिपेंडेंस है वो लो है, हैविंग लो फैक्टर ऑफ इंटरडिपेंडेंस, आप इससे यहाँ पे मैच कर सकते हैं। इसके बाद है जी टर्न की प्रोजेक्ट। टर्न की प्रोजेक्ट के अंदर आप क्या करते हैं, आप पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट करके देते हैं। तो जिस भी फील्ड में आपके पास जो है नॉलेज है, आप उसका इस्तेमाल करते हैं और उसका प्रोजेक्ट यहाँ पे कंप्लीट करके देते हैं, और इसीलिए आप उसे ऑप्शन 2 से मैच कर सकते हैं, और इसीलिए आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी का। अगला सवाल है, द थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज वाज गिवन बाय डेविड रिकार्डो इन 1817 इज। तो हमारी जो थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज है, इट इज टू कंट्री टू कमोडिटी एंड वन फैक्टर थ्योरी। दो कंट्रीज हैं, दो कमोडिटीज हैं, बट फैक्टर आपका केवल एक ही है, यानी कि लेबर। चलिए, तो माय डियर फ्रेंड्स अगले सवाल की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमें दो लिस्ट दे रखी है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2, हमें इन्हें यहाँ पे मैच करना है और अपना सही आंसर पहचानना है। तो लिस्ट 1 में हमारे पास है डिफरेंट इंटरनेशनल ट्रेड की थ्योरीज, और लिस्ट 2 में हमें जो है इनकी कुछ एक्सप्लेनेशन गिवन है और इन्हें मैच करते हैं। तो पहले हमारे पास है जी एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी। तो एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी आपकी किससे यहाँ पे मैच होगी, तो अगर आप देखें ऑप्शन नंबर 2 से जो आपकी ये मैच हो सकती है, अ कंट्री हैविंग अ डायरेक्ट कॉस्ट एडवांटेज इन द प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट ऑन अकाउंट ऑफ ग्रेटर एफिशिएंसी। तो अगर आपके पास डायरेक्ट कॉस्ट एडवांटेज है, तो आपके पास जो है एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज है यहाँ पे, और आप इसे मैच कर सकते हैं। कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे अगर आपके पास रिलेटिव एडवांटेज होता है, तभी आपको उसकी प्रोडक्शन करनी है, उस कमोडिटी की प्रोडक्शन करनी है, और इसीलिए आप इसे 4 से मैच कर सकते हैं कि कंट्री को उस कमोडिटी की प्रोडक्शन में स्पेशलाइज करना चाहिए जिसमें उसके पास सबसे ज्यादा रिलेटिव एडवांटेज है, ना कि एब्सोल्यूट। फिर है जी फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी। फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी तो बहुत ही सीधी है। ये क्या कहती है, ये कहती है कि जौन सा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपके पास ज्यादा अवेलेबल है, आप उसकी ज्यादा प्रोडक्शन करो, उसको ज्यादा एक्सपोर्ट करो, यानी कि सी तो सीधा सीधा 3 से मैच हो गया। लियोंटिव पैराडॉक्स क्या है जी, लियोंटिव पैराडॉक्स के लिए बचा आपका केवल ऑप्शन नंबर 1। ये कहता है कि हमारा जो यूएस है, यूएस के ऊपर यहाँ पे स्टडी किया था लियोंटिव ने, और उन्होंने यहाँ पे ये पैराडॉक्स हमें दिया था कि जो यूएस है वो एक्सपोर्ट करता है लेबर इंटेंसिव गुड्स, और उसे करना चाहिए एक्सपोर्ट कैपिटल इंटेंसिव गुड्स। तो यहाँ पे इस थ्योरी को यहाँ पे हमने चैलेंज कर दिया था, और इसलिए डी जो है आपका ऑप्शन 1 से मैच होगा, और यहाँ पे आंसर क्या बनेगा हमारा, ए आपका 2 से मैच होगा, और बी जो है आपका 4 से मैच होगा, और सी जो है आपका 3 से मैच हो रहा है, और डी जो है आपका 1 से मैच हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे हमारा आंसर बन जाएगा।
तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, इंडिया सफर्ड फ्रॉम डेफिसिट बैलेंस बोथ इन ट्रेड balance and net invisibles, hence took up a number of steps to manage this problem. Which one is not appropriate for this? Export control, current account convertibility, liberalized export policy, unified exchange rate. तो यहां पे बोला गया कि इंडिया जो है उसका बैलेंस जो था ट्रेड का वो डेफिसिट में चला गया और इंडिया ने इस प्रॉब्लम का समाधान निकालने के लिए काफी सारे कदम उठाए। इनमें से कौन सा वो कदम नहीं है ये आपसे पूछ रहे हैं। करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी जो है इंडिया ने इंट्रोड्यूस करी है, लिबरलाइज एक्सपोर्ट पॉलिसी करी है, एक्सचेंज रेट से जुड़े हुए कुछ रिफॉर्म्स करे हैं, बट एक्सपोर्ट कंट्रोल नहीं किया। देखिए, अगर आप एक्सपोर्ट कंट्रोल कर लेंगे, बैलेंस ऑफ ट्रेड अगर आपको बढ़ाना है, फेवरेबल बनाना है, तो उसके लिए जरूरी है आप अपने एक्सपोर्ट्स को और ज्यादा बढ़ाएं और इंपोर्ट्स को कम से कम करें। बट यहां पे आपको लिख रहा है एक्सपोर्ट कंट्रोल, तो एक्सपोर्ट कंट्रोल तो आप करेंगे नहीं, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएंगे। तो इसीलिए आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिकॉज एक्सपोर्ट कंट्रोल इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर मैनेजिंग द बीओपी प्रॉब्लम। चलिए अगला सवाल हमारे पास है, बैलेंस ऑफ पेमेंट कैन बी मेड फेवरेबल इफ। तो अपने बीओपी को कैसे आप फेवरेबल यहां पे कर सकते हो? तो जैसा आपको समझा रहे थे कि एक्सपोर्ट्स को बढ़ा देने से आपका बीओपी फेवरेबल हो जाएगा, और साथ ही साथ अगर हम अपनी करेंसी को डीवैल्यू कर देते हैं, डीवैल्यू मतलब पहले $1 ₹50 था, अब $1 जो है वो ₹60 है। इससे क्या होगा? इससे अगर आप कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं, मान लीजिए आप जो है कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं, वो आइटम जो आप इंपोर्ट कर रहे हैं वो $50 की है। अब पहले आप इंपोर्ट करते थे तो उसमें कितना आपको खर्चना पड़ता था? 50 इंटू 50 2500 खर्चना पड़ता था। अब कितना खर्चेंगे? 50 इंटू 60 3000 खर्चेंगे। तो अब क्या उस आइटम को आप इंपोर्ट करना चाहेंगे? क्योंकि अब उसे महंगा हो गया इंपोर्ट करना, तो आपके इंपोर्ट यहाँ पे कम हो जाएंगे। वैसे ही एक्सपोर्ट की बात करूं, अगर आप कोई आइटम एक्सपोर्ट कर रहे थे $100 की, पहले आपको मिल रहे थे कितने? 5000। अब आपको कितने मिलेंगे? अब आपको मिलेंगे 6000 रुपए उसके बदले। तो अब एक्सपोर्ट को आप बढ़ाना चाहेंगे, घटाना चाहेंगे? सर एक्सपोर्ट को यहां पे बढ़ाना चाहेंगे। तो आप जो है अपनी करेंसी को डीवैल्यू करेंगे, $1 को 50 से 60 रुपए पे लेकर जाएंगे, तो उससे आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है उस पर फेवरेबल इंपैक्ट पड़ेगा। एक्सपोर्ट बढ़ेंगे, इंपोर्ट घटेंगे, और इसलिए आंसर आपका है ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट? अ बैलेंस ऑफ ट्रेड डील्स विद एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम्स ओनली। सेकेंड स्टेटमेंट है, अ बैलेंस ऑफ पेमेंट डील्स विद बोथ विजिबल एंड इनविजिबल आइटम्स। द करंट अकाउंट इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, ऑल ऑफ दी अबव। तो ट्रू आपसे पूछ रहे हैं, पहली गलत है जी, क्योंकि बैलेंस ऑफ ट्रेड में आपके विजिबल इनविजिबल दोनों आते हैं। और ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट में विजिबल इनविजिबल आइटम्स दोनों कंसीडर होती है। 3 गलत है, क्योंकि करंट अकाउंट तो एक कंपोनेंट है बैलेंस ऑफ पेमेंट का। बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो ही तो मेन कंपोनेंट्स हैं, एक हमारा है करंट अकाउंट और दूसरा हमारा है कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट के अंदर आपके विजिबल और इनविजिबल दोनों आ जाते हैं, इसीलिए आंसर है जी ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो माय डियर फ्रेंड्स, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। असर्शन रीजनिंग का सवाल है। असर्शन दी है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रेजेंट्स अ क्लासिफाइड रिकॉर्ड ऑफ ऑल द रिसीट ऑन अकाउंट्स ऑफ गुड्स एक्सपोर्टेड, सर्विसेज रेंडर्ड एंड कैपिटल रिसीव्ड बाय रेजिडेंट्स and payments made by them on account of goods imported and services received from capital transferred to non-residents or foreigners। तो अगर आप बीओपी अकाउंट की बात करते हैं तो यहाँ पे आपके क्रेडिट आइटम्स भी होती है और डेबिट आइटम्स भी होती है। क्रेडिट आइटम्स के अंदर आपके एक्सपोर्ट्स वगैरह आ जाएंगे, आपके जो बाहर से आपने फॉरेन कैपिटल रिसीव करी वो भी यहाँ पे आ जाएगी, और डेबिट्स में आपके जो इंपोर्ट से या फिर बाहर जो आपने कुछ पेमेंट करी है, कैपिटल ट्रांसफर करी है, वो आपकी यहाँ पे आ जाएगी। तो बिल्कुल सही बातें लिखी है। रीजन दिया है, बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड of all the economic transactions between residents of a country and the rest of the world। तो ये भी बिल्कुल बात सही लिखी है कि बीओपी अकाउंट में सिस्टमैटिक मैनर में ये सारी ट्रांजैक्शंस आपकी प्रेजेंट होती हैं, और कहीं ना कहीं यही हमारी असर्शन को एक्सप्लेन करता है, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है, तो इसमें आपको सारी चीजें देखने को मिलती हैं, सारी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस देखने को मिलती हैं, चाहे वो डेबिट है चाहे वो आपकी क्रेडिट है, सारी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस आपको देखने को मिलती हैं, और इसलिए आपका आंसर यहां पे होगा ऑप्शन नंबर ए। दोनों ट्रू हैं, और आर जो है एक्सप्लेन भी कर रही है असर्शन को।
चलिए, तो माय डियर फ्रेंड्स अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इंक्लूडेड इन करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ द पेमेंट? परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम अब्रोड, तो ये तो हमारे इंपोर्ट हो गए, यहाँ पे आएंगे। बाहर आपने कोई सर्विसेज बेची, तो ये भी बेसिकली आपके एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज हैं, यहाँ पे आएंगे। वर्कर्स रेमिटेंसेज फ्रॉम अब्रॉड, तो बाहर से जो हमें यूनिलैटरल ट्रांसफर्स आए वो भी आपके यहाँ पे आएंगे। सेल ऑफ कॉपीराइट टू ट्रांसफर, बेसिकली आपका इंटेंजिबल एसेट है और ये रिकॉर्ड होगा हमारे कैपिटल अकाउंट के अंदर। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी कैपिटल, ये भी आपका कैपिटल अकाउंट के अंदर आएगा। और 1, 2 एंड 3 जो हैं ये करंट अकाउंट के बनेंगे और इसीलिए आंसर आपका आएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल है, इन कंप्यूटेशन ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट इज इक्वल टू, ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका क्या होगा? करंट अकाउंट का बैलेंस, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस और कुछ एरर्स, ओमिशंस, स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी। हाँ, तो ये तो बिल्कुल ठीक है। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ये तो आपको बैलेंस ऑफ ट्रेड हो गया जी। फॉरेन एक्सचेंज इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, नहीं ये भी नहीं है। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड इनविजिबल्स प्लस इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड इनविजिबल्स, तो ये तो आपका करंट अकाउंट का बैलेंस हो गया। तो केवल ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपके ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट को यहां पे डिपिक्ट कर रही है और इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। मैच द आइटम्स ऑफ लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट करेक्ट कोड। पहली है करंट अकाउंट, इसे तो पहले आसानी से आप मार्क कर सकते हैं कि इसे 4 से मार्क कर दो। अब हमारे पास बी और सी में से आंसर हो सकता है, ए और डी को आप एलिमिनेट ही कर दो। कैपिटल अकाउंट को किससे मैच करना है ये हमें फिलहाल नहीं पता, बट बी जो है दोनों में 1 से ही मैच हो रहा है, तो इसमें तो हम बन चुके हैं कि बी को 1 से ही मैच करना पड़ेगा। सी को देखना पड़ेगा सी किससे यहाँ पे मैच होगा और डी किससे यहाँ पे मैच होगा। सी जो है ये है यूनिलेटरल पेमेंट्स और डी है आपका ऑफिशियल स्टेटमेंट अकाउंट। देखिए आपका ऑफिशियल स्टेटमेंट अकाउंट या फिर ऑफिशियल जो रिजर्व्स हैं उनके अकाउंट की अगर हम बात करें तो बेसिकली ये हमारी जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट को बैलेंस करने के लिए या फिर जो हमारी मॉनेटरी अथॉरिटीज ट्रांसफर कर रही हैं, ट्रांजैक्शंस कर रही हैं, हमारे जो बैलेंस ऑफ पेमेंट को इफेक्ट कर रही हैं, वो यहाँ पे कहीं ना कहीं आएंगी और इसे जो आप है रिजर्व फ्रॉम फॉरेन कंट्री से ज्यादा मैच कर सकते हैं। और यूनिलेटरल पेमेंट जो है बेसिकली ये आपका रीपेट्रिएशन होना चाहिए था, ये रीपेरिएशन लिख दिया ना, रीपेट्रिएशन होना चाहिए था। ये रीपेट्रिएशन मतलब अपनी कंट्री में वापस से भेजना, तो ये इससे आपका मैच हो जाता और इसीलिए आपका जो आंसर है ना ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बन जाता। तो थोड़ा सा सवाल अटपटा है, एम्बिगुअस है, बट हम यहाँ पे अपना आंसर किसी ना किसी तरीके से सही मार्क कर ही सकते हैं। अगला सवाल है, फ्लो ऑफ फॉरेन लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट्स अफेक्ट। तो फॉरेन लोन और इन्वेस्टमेंट कौन से अकाउंट को इफेक्ट करेंगे? तो बीओपी के अंदर मोटा मोटी 2 अकाउंट ही तो है यार, एक तो है करंट अकाउंट और दूसरा है हमारा तो कैपिटल अकाउंट। तो अगर हम बात करें फॉरेन लोन और इन्वेस्टमेंट की तो वो हमारे हैं कैपिटल अकाउंट के अंदर आने वाले। तो कैपिटल नेचर के जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं हमारे वो आते हैं जी इसके अंदर और फॉरेन लोन और इन्वेस्टमेंट भी इसके अंदर ही आएगा और इसलिए आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल हमारे सामने है असर्शन और रीजनिंग का। असर्शन है कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी इज इंट्रोड्यूस्ड ओनली सम टाइम आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ कन्वर्टेबिलिटी ऑन करंट अकाउंट व्हेन एक्सचेंज रेट ऑफ अ करेंसी इज रिलेटिवली स्टेबल। Capital account convertibility is necessary for faster growth and development of the economy and it makes foreign exchange rate more stable. देखिए माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम कन्वर्टेबिलिटी की बात करते हैं, कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रूपी की बात करते हैं, तो बेसिकली 2 तरह की कन्वर्टेबिलिटी होती है। एक तो है करंट अकाउंट की, यानी कि नॉर्मल करंट ट्रांजैक्शंस के लिए रूपी को कन्वर्टेबल कर दें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह के लिए कर दें। और दूसरी है कैपिटल नेचर की, यानी कि हम कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शंस जो है आपकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उन सब के लिए भी इसे पूरा कन्वर्टेबल बना दें। करंट अकाउंट यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये तो बहुत जरूरी है और इसलिए हमने इसे अलाउ किया है। कैपिटल अकाउंट में अभी जो है हम पूरी तरह इसे कन्वर्टेबल नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए हैं? क्योंकि अगर हमने ऐसा कर दिया तो बाहर से पैसा बहुत तेजी से इंडिया में इन्वेस्ट भी होगा और बहुत तेजी से इंडिया से निकल भी जाया करेगा। बाहर से फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी और बहुत तेजी से निकल भी जाएगी। इससे क्या होगा? इससे अनसर्टेनिटी और इनस्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो इसीलिए कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी जो है वो कुछ समय बाद जनरली इंट्रोड्यूस की जाती है जब हम थोड़ा सा स्टेबलाइज हो चुके होते हैं। इनस्टेबिलिटी हम नहीं चाहते। तो असर्शन तो सही है, रीजन वाला जो पार्ट है ना कि कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी आती है, ये वाला बात गलत है, क्योंकि कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी से ना आपकी इनस्टेबिलिटी आ सकती है और इसीलिए आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए।
चलिए तो आगे बात करते हैं हमारे अगले सवाल की। तो क्वेश्चन हमारे पास है, आइडेंटिफाई द वन फ्रॉम द फॉलोइंग व्हिच इज नॉट अ टाइप ऑफ डिसइक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री, साइक्लिकल, सेक्युलर, स्ट्रक्चरल और सेक्टोरल। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम बीओपी के डिस इक्विलिब्रियम की यहां पे बात करते हैं, बीओपी डिस इक्विलिब्रियम की यहां पे बात करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास अलग अलग तरीके के डिसइक्विलिब्रियम हो सकते हैं, जैसे साइक्लिकल डिसइक्विलिब्रियम जो कि बिजनेस साइकिल से जुड़ा है, सेक्युलर डिसइक्विलिब्रियम जो कि हमारा लॉन्ग रन है, स्ट्रक्चरल जो कि इकोनॉमी के स्ट्रक्चर की वजह से हो सकता है, सेक्टोरल डिसइक्विलिब्रियम हमारे पास नहीं होता, और इसीलिए हमारा जो आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। सेक्टोरल डिसइक्विलिब्रियम हमारा नहीं होता कोई बीओपी के कॉन्टेक्स्ट में। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। द फॉल इन aggregate expenditure or aggregate demand in the economy works to reduce imports and help in solving the BOP problem। तो ये स्टेटमेंट तो कहीं ना कहीं बिल्कुल ठीक है। देखिए, अगर आपका एग्रीगेट एक्सपेंडिचर या फिर एग्रीगेट डिमांड कम हो गया, आप जो है सामान कम डिमांड करेंगे बाहर से, अल्टीमेटली उससे क्या होगा, आप बाहर से सामान कम डिमांड करेंगे तो आपके इंपोर्ट्स कम हो जाएंगे। इंपोर्ट्स कम होने से आपकी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की पोजीशन है, बीओपी पोजीशन है, वो आपकी क्या होगा, वो आपकी सुधर जाएगी, वो आपकी यहां पे क्या हो जाएगी, सुधर जाएगी। ठीक है। और सेकेंड स्टेटमेंट में लिख रहे हैं, द इंपॉर्टेंट वे टू रिड्यूस इंपोर्ट्स एंड देयरबाय रिड्यूस डेफिसिट इन बीओपी इज टू अडॉप्ट मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी दैट एम्स एट रिड्यूसिंग एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी। तो हमें ऐसी मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसीज अपनानी है। देखिए, मॉनेटरी पॉलिसीज मेनली आपकी किससे जुड़ी होंगी, ये आपकी आरबीआई से जुड़ी होंगी। तो आरबीआई ऐसी पॉलिसीज बनाए वो लोगों के लिए पैसा लेना थोड़ा सा मुश्किल कर दे, और सरकार जो है ऐसी फिस्कल पॉलिसीज बनाए, टैक्सेस वगैरह लगा दे, जिससे लोगों के पास कम पैसा हो और वो कम डिमांड करें, उससे अल्टीमेटली हमारे इंपोर्ट्स कम हो जाएंगे। तो रीजन भी कहीं ना कहीं सही है और कहीं ना कहीं हमारे असर्शन को सपोर्ट कर रही है। यहां पे लिखा है सपोर्ट करना है, तो सपोर्ट तो कहीं ना कहीं ये कर रही है, और इसीलिए हमारा जो आंसर है वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मैच द फॉलोइंग का सवाल है। दो लिस्ट हमें यहाँ पे दे रखी हैं, और हमें दे रखा है जी अकोमोडेटिंग कैपिटल फ्लो, ऑटोनोमस कैपिटल फ्लो, एसडीआर एलोकेशन और स्टेटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी। देखो, अकोमोडेटिंग कैपिटल फ्लो कौन से हैं जी? अकोमोडेटिंग कैपिटल फ्लो आप इसलिए करते हैं क्योंकि आपका बीओपी का डेफिसिट आ गया, आपको उसको पूरा करना है, अकोमोडेट करना है, तो आपका 3 से मैच हो रहा है। ऑटोनोमस जो है, जो कि आप नॉर्मल कोर्स में कैपिटल फ्लो कर रहे हैं, इसका कोई डेफिसिट से लेना देना नहीं है। एसडीआर एलोकेशन क्या है जी? आपकी एसडीआर आपके इंटरनेशनल रिजर्व एसेट्स हैं, जो कि आईएमएफ ने क्रिएट किए हुए हैं इंटरनेशनल लिक्विडिटी को इंप्रूव करने के लिए, तो ये आपको 1 से मैच होगा। स्टेटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी है जी आपकी, थोड़ी बहुत गलती रह जाती है। एस्टिमेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फ्लो ऑन अकाउंट ऑफ आइदर वेरिएशंस इन द कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फिगर्स और अनरिकॉर्डेड इलीगल ट्रांजैक्शंस ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। तो आपका कुछ छोटा मोटा एरर आ जाता है, डेविएशन आ जाती है, वेरिएशन आ जाती है, उसके लिए स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी का इस्तेमाल किया जाता है हमारे बीओपी के अंदर, और इसीलिए आपका आंसर बनेगा जी ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल हमारे पास है असर्शन रीजनिंग का। असर्शन है, द वॉल्यूम ऑफ इंपोर्ट्स टेंड्स टू बी वेरी हाई व्हेन देयर इज अ कंजक्चर ऑफ हाई रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड अ शार्प फॉल इन द रिलेटिव प्राइस ऑफ इंपोर्ट्स एंड वाइस वर्सा। तो कहा जा रहा है कि आपके इंपोर्ट्स कब ज्यादा होंगे, आपके जो इंपोर्ट्स हैं वो तब ज्यादा होंगे जब एक तो इकोनॉमिक ग्रोथ आपकी ज्यादा होगी, आपकी कंट्री जो है ग्रो कर रही है, और आपका रिलेटिव प्राइस ऑफ इंपोर्ट्स जो है वो कम है। अगर आपको इंपोर्ट्स सस्ते मिल रहे हैं एज कंपेयर टू द डोमेस्टिक गुड्स, तो आपके इंपोर्ट्स यहाँ पर डेफिनेटली बूस्ट होंगे। रीजन दिया गया, हाई रेट ऑफ द ग्रोथ, सिट्रस पेरिबस इज एसोसिएटेड विद राइज इन इंपोर्ट्स एंड इंक्रीज इन द इंपोर्ट्स, citrus paribus is associated with a fall in the relative price of the imports। तो कहा गया जी, अगर आपका इकोनॉमिक ग्रोथ रेट हाई है, अगर आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ हाई है, तो कहा गया इससे आपके इंपोर्ट्स बढ़ेंगे, और अगर आपके इंपोर्ट्स बढ़ेंगे तो उससे आपका जो रिलेटिव प्राइस ऑफ द इंपोर्ट्स है वो कम हो जाएगा। तो ये भी बात बिल्कुल सही की जा रही है कि अगर आपकी ग्रोथ बढ़ेगी, आपकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, तो आपको सामान की ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी, आप बाहर से इंपोर्ट्स भी ज्यादा करेंगे। अब बाहर से इंपोर्ट्स आप ज्यादा करेंगे तो भी आपके रिलेटिव प्राइस ऑफ द इंपोर्ट्स जो है वो यहाँ पे कम हो जाएंगे। तो बिल्कुल असर्शन और रीजनिंग आपकी दोनों सही है, और आपकी जो रीजनिंग है कहीं ना कहीं आपकी असर्शन को ही एक्सप्लेन करने की कोशिश यहाँ पे कर रही है, आपके इंपोर्ट्स के वॉल्यूम के इंक्रीज को ही एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही है, और इसीलिए आपका आंसर यहाँ पे बनने वाला है ऑप्शन नंबर ए का। तो यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन को यहाँ पे रेफर भी कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं।
चलिए, तो अगला सवाल हमारे पास है काउंटर ट्रेड मींस। काउंटर ट्रेड का मीनिंग पूछा जा रहा है और हमें ऑप्शंस दी हैं। बायलैटरल ट्रेड वेयर वन सेट ऑफ गुड्स इज एक्सचेंज फॉर अनदर सेट ऑफ गुड्स एंड अ सेलर प्रोवाइड्स अ बायर विद डिलीवरीज। तो माय डियर फ्रेंड्स, काउंटर ट्रेड हमारा यही है। बायलैटरल ट्रेड है हमारा, दो पार्टीज के बीच में ट्रेड है। यहाँ पे एक चीज के बदले दूसरी चीज एक्सचेंज करके ले ली जाती है। इसके अलावा बाकी ऑप्शंस को अगर हम पढ़ें, फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, टारगेट मार्केटिंग, तो ये तो गलत है। कंपनीज इन टू सॉवरन एग्री टू एक्सचेंज वन सेट ऑफ गुड्स फॉर अनदर सेट ऑफ गुड्स, ये भी कुछ हद तक सही है, बट यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो ज्यादा करेक्टली डिस्क्राइब कर रहा है। A set of multilateral trade where one good or services may be exchanged for another among the trading partners। तो जनरली आपका ये बायलैटरल रहता है, दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। मल्टीलेटरल के अंदर तो आपकी ढेर सारी पार्टीज आ जाती हैं। तो इसीलिए आपका जो आंसर है वो मोस्ट अप्रोप्रिएटली यहाँ पे ऑप्शन नंबर ही बनेगा। चलिए, अगला सवाल हमारे पास मैच द फॉलोइंग का सवाल है। दो लिस्ट हमें यहाँ पे दे रखी हैं और हमें कुछ टर्म्स यहाँ पे मेंशन है, जैसे फ्री ट्रेड एरिया पहली टर्म है और यहाँ पे अगर आपको इसे मैच करना है तो माय डियर फ्रेंड्स ये आपके सी से मैच होगा। EFTA ये आपका है यूरोपियन फ्री ट्रेड एरिया। इसके बारे में आप जरूर एक बार खुद से सर्च कर सकते हैं यूरोपियन फ्री ट्रेड एरिया के बारे में। तो इसीलिए आपका वन जो है वो सी से मैच होना चाहिए। इसके बाद है आपका कस्टम यूनियन। कस्टम यूनियन आपका है मर्कोसर। मर्कोसर आपका साउथ अमेरिका का जो है कस्टम यूनियन है और ये आपका यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद हमें दे रखा है OEEC। OEEC हमारा है ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कॉपरेशन। यूरोपियन इकोनॉमिक कॉपरेशन के लिए हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी हमारी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, ताकि हम अपनी जो कंट्रीज हैं उनको रीबिल्ड कर सकें। और इसी कंटेक्स्ट में हमारे पास जो था ये बनाया गया था मार्शल प्लान के अकॉर्डिंग। तो मार्शल प्लान आया था और उस कंटेक्स्ट में हमारे पास ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई और आज की डेट में इसे OECD ने रिप्लेस कर लिया, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट। इसके बारे में आप सभी जानते होंगे, OECD ने आज की डेट में इसे रिप्लेस कर लिया है। तो ये आपका यहां से मैच हो जाएगा और बचा हमारा कॉमन मार्केट और यूरोपियन यूनियन, तो आपस में मैच हो जाएंगे। हालांकि यूरोपियन यूनियन आपके कॉमन मार्केट से भी कुछ बढ़कर है, बट यहाँ पे आपका ये जो मोस्ट प्रोबेबली इसी से मैच हो सकता है, मोस्ट सुटेबली इसी से मैच हो सकता है और इसीलिए हमारा जो आंसर बना वो बना 1 का C, हमारे पास 2 का A बना और 3 का D बना और 4th का हमारे पास जो है वो B बना। तो ये हमारा आंसर बना, यानी कि ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर। चलिए, अगला सवाल है अ कॉमन मार्केट इज वन वेयर। तो कॉमन मार्केट पे आपसे पूछा जा रहा है। आप सभी समझते हैं डिफरेंट लेवल्स ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के बारे में। जैसे पहले आपका प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है, फिर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, फिर आपका उसके बाद आ गया कस्टम यूनियन आ गया, फिर आपका कहीं ना कहीं जाके कॉमन मार्केट आती है, फिर आपका इकोनॉमिक यूनियन आता है। तो ऐसे आपका जो है ये सिस्टम इंटीग्रेशन का फ्लो करता है। तो कॉमन मार्केट की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली हम बात करते हैं कि जो भी हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो यहाँ पे मोबाइल हो गए हैं। आसानी से लोग एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो जो भी हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो यहाँ पे मोबाइल हो चुके हैं और यहाँ पे इसीलिए हमारा जो आंसर है वो हमें देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर C के अंदर। ये कस्टम यूनियन है, जिसके अंदर ये कस्टम यूनियन है, कस्टम यूनियन के साथ साथ यहाँ पे आपकी इंट्रा यूनियन मूवमेंट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो भी फ्री है और इसीलिए यहाँ पे आपका ये आंसर बन जाएगा। ऑप्शन C वुड बी द करेक्ट आंसर हियर। अगला सवाल है व्हाट इज द सिचुएशन रेफर टू एज अमंगस्ट द फॉलोइंग व्हेन इंट्रा रीजन ट्रेड इज ड्यूटी फ्री बट देयर इज वेरिएशन इन टैरिफ स्ट्रक्चर फॉर इंपोर्ट फ्रॉम अ थर्ड कंट्री। तो यहां पे बोला गया कि हमारा जो इंट्रा रीजन ट्रेड है, जैसे इंडिया और एशियान के बीच में जो इंट्रा रीजन ट्रेड है उसे हमने फ्री कर दिया। उसे हमने फ्री कर दिया कि कोई टैक्सेस नहीं लगेंगे, बट बाहर से चाइना से अगर सामान मंगाना है तो इंडिया उस पर अलग तरीके से टैक्स लगा रहा है, एशियान वाले अलग तरीके से टैक्स लगा रहे हैं। तो इसमें वेरिएशन है। तो इंडिया और एशियान के बीच में क्या है, इंडिया और एशियान के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, FTA है इन दोनों के बीच में। तो यहाँ पे बेसिकली आपके फ्री ट्रेड एरिया की बात हो रही है। अगर बाहर की वेरिएशंस भी खत्म हो जाए, इंडिया और एशियान दोनों चाइना को एक तरीके से देखें तो आपका बन जाएगा कस्टम यूनियन। बट यहाँ पे वेरिएशन है टैरिफ स्ट्रक्चर में, थर्ड कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में, और इसीलिए आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर C। चलिए, आगे हमारे पास एक सवाल है मैच द फॉलोइंग का। बेनिफिट एंड कॉस्ट ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं। तो लिस्ट 1 में जो टर्म्स हैं वो है ट्रेड क्रिएशन, ट्रेड डाइवर्जन, ट्रेड डिफ्लेक्शन और हमारी पोलराइजेशन फोर्सेस। तो बेसिकली ये हमारे इकोनॉमिक इंटीग्रेशन से जुड़े हैं। ट्रेड क्रिएशन का मतलब है
कि जब हमारी कंट्रीज आपस में मिलकर यूनियन बना लेती हैं तो जहां पे सबसे लो कॉस्ट प्रोडक्शन है, हमारी जो प्रोडक्शन है वहां पे शिफ्ट कर जाती है, हम उससे सामान खरीदना पसंद करेंगे जिसकी कॉस्ट सबसे कम है। तो इस नजरिए से हमारा यूनियन के अंदर ऐसे जो ट्रेड है वो क्रिएट होता है, ट्रेड हमारा प्रमोट होता है। तो आपका जो ए है वो यहाँ पे 3 से मैच होगा। इसके बाद है ट्रेड डाइवर्जन। ट्रेड डाइवर्जन का क्या मतलब है? देखिए माय डियर फ्रेंड्स, हमारे नॉर्मल केस में क्या होगा, नॉर्मल केस में ये होगा कि आप जो है उस कंट्री से ट्रेडिंग करना चाहेंगे। आपकी कंट्री 1 है, कंट्री 2 है और कंट्री 3 है। अब कंट्री 1 ने जो है मान लीजिए एक पेन मंगाना है, उसकी कॉस्ट हमारी कंट्री 2 में जो पड़ती है वो पड़ती है $10 और कंट्री 3 में पड़ती है $8। अब यहाँ पे वो जो सामान मंगाती कंट्री 1 वो कंट्री 3 से मंगाती, क्यों मंगाती? क्योंकि दोनों बाहर हैं और दोनों पे बराबर की ड्यूटीज लग रही हैं। मान लीजिए कि हमारा 50% ड्यूटी लग रही है और दोनों पे बराबर ड्यूटी लग रही है, तो दोनों पे अगर बराबर ड्यूटी लगती है तो आपको यही सस्ता पड़ता है। 50% ड्यूटी लगी, ये $12 का पड़ गया आपको, ये $15 का पड़ गया, तो आप ये खरीदना ये खरीद रहे थे आप कंट्री 3 से। अब क्या हुआ, अब आपने जो है ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया, आपस में कंट्रीज जुड़ गई, कंट्री 1 और 2 एक एग्रीमेंट के अंदर बंध गई हैं। अब यहाँ पे इनके बीच में कोई ड्यूटीज नहीं लगेंगी, कोई टैक्सेस नहीं लगेंगी, बट कंट्री 3 से जो सामान आएगा उस पर ड्यूटीज टैक्सेस तो लगेंगी। और इसीलिए हमारा जो कंट्री 3 वाला था उसका दाम अब $12 है और कंट्री 2 पे अब कोई टैक्सेस नहीं है, ड्यूटीज नहीं है, तो $15 नहीं है बल्कि $10 दाम है। तो अब हम खरीद रहे हैं कंट्री 2 से, तो हमारा जो प्रोडक्शन और रिसोर्सेज का मूवमेंट है हम कह सकते हैं कि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में चला गया, कंट्री 3 से कंट्री 2 की तरफ चला गया। तो ये हमारा कहीं ना कहीं ट्रेड डाइवर्ट हो गया। दिस इज टर्म्ड एज ट्रेड डाइवर्जन। लो कॉस्ट वाला प्रोड्यूसर तो हमारा कंट्री 3 था, बट हमारा जो प्रोडक्शन और रिसोर्सेज थे वो मूव हो गए लो कॉस्ट से हमारे हाई कॉस्ट पे विद इन द यूनियन। दिस इज टर्म्ड एज द ट्रेड डाइवर्जन। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है ट्रेड डिफ्लेक्शन। ट्रेड डिफ्लेक्शन का क्या मतलब है? अब मान लीजिए हमारा जो इंडिया है, एक तरफ है हमारा एशियान। अब इंडिया एशियान का तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है और एक तरफ हमारा है चाइना। इंडिया का चाइना के साथ कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है। तो चाइना क्या कोशिश करेगा कि अगर मैं डायरेक्टली इंडिया सामान भेजता हूं ना तो मेरे पे ड्यूटीज लगाते हैं, मैं एशियान भेजता हूं और एशियान से अपना जो सामान है वो इंडिया भिजवाता हूं। दिस इज टर्म्ड एज ट्रेड डिफ्लेक्शन। गुड्स प्रोड्यूस इन अ थर्ड कंट्री यानी कि चाइना एंटरिंग अ फ्री ट्रेड एरिया थ्रू अ मेंबर कंट्री जो कि हमारा है एशियान का कंट्री, हैविंग अ लोअर टैरिफ। ये हमारा है ट्रेड डिफ्लेक्शन। तो आप इन्हें मैच करेंगे तो अपने आंसर पे पहुंच जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे पोलराइजेशन फोर्सेस भी कुछ मेंशन्ड है हमारे पास। देखिए पोलराइजेशन का क्या मतलब होता है कि आपकी जो ट्रेड है वो एक जगह पे, एक सेंटर पे कंसंट्रेट हो जाती है, आप उसी सेंटर पे सारा फोकस दिखाते हैं, बाकी एरिया पे आप डेवलपमेंट नहीं करते। दिस इज टर्म्ड एज पोलराइजेशन फोर्सेस। और ये तब एक्टिव हो जाती हैं जब एक कंट्री अपने एक्सपोर्ट्स को नहीं ऑगमेंट करती बट अपनी प्रोडक्शन को सिंपली शिफ्ट कर देती है, अपने इंपोर्ट को सिंपली शिफ्ट कर देती है लो कॉस्ट सोर्स से हाई कॉस्ट सोर्स पे। तो ये हमारे पास टर्म्स है और ऐसे इनकी आप मैचिंग कर सकते थे और इसीलिए आपका जो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बनेगा। चलिए अगला सवाल है असर्शन रीजनिंग का। असर्शन है मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम इज एन अटेम्प्ट बाय द गवर्नमेंट टू मेक द बिजनेस एनवायरमेंट स्टेबल एंड प्रेडिक्टेबल। तो बिल्कुल सही बात कही है जी। Promising not to raise trade barriers can be as important as lowering one because the promise gives businesses a clear view of their future market opportunities. तो यहां पे कहा गया कि हमारी कंट्रीज अगर मिलकर मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम बना लेती हैं, हमारी कंट्री 1 2 3 4 5 जब मिलकर एक मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम यहां पे बना लेती हैं तो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट स्टेबल भी हो जाता है और प्रेडिक्टेबल भी हो जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट्स है उन्होंने प्रॉमिस कर दिया कि हम ट्रेड बैरियर्स यहाँ पे नहीं बढ़ाएंगे और इससे हमारे बिजनेसेस जो हैं आसानी से फ्यूचर मार्केट अपॉर्चुनिटीज को देखकर अपना काम इजीली कर सकते हैं। तो रीजन भी हमारा सही से असर्शन को एक्सप्लेन करता है और इसीलिए हमारा जो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बनेगा। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस प्रिपेयर्स एंड पब्लिशेस एफडीआई कॉन्फिडेंस इंडेक्स एनुअली। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडेक्स है एफडीआई कॉन्फिडेंस इंडेक्स और इस इंडेक्स को माय डियर फ्रेंड्स जो ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करती है उसका नाम है केयरनी। केयरनी है उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम जो कि इसे रिलीज करती है और इसीलिए आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3।
चलिए अगला सवाल हमारे पास है, मैच द थ्योरीज ऑफ द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट विद देयर कंट्रीब्यूटर्स। तो एफडीआई थ्योरीज भी हमारे लिए एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है और उन पे सवाल पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे हमें कुछ थ्योरीज गिवन है और यहाँ पे उनके कंट्रीब्यूटर्स गिवन है, तो आइए इन्हें मैच करने की कोशिश यहाँ पे करते हैं। तो पहली है इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, जो कि हमारी जुड़ी है स्टीफन हाइमर से, तो ये मैच होगा आपका 3 से। इससे अगली है लोकेशन स्पेसिफिक थ्योरी, ये आपकी जुड़ी है हुड एंड यंग से, तो ऑप्शन 2 से मैच होगी। फिर है आपकी प्रोडक्ट साइकिल थ्योरी, प्रोडक्ट साइकिल थ्योरी आपकी इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी जो है उनसे ज्यादा जुड़ी है और रेमंड वर्नन ने ये हमें प्रोवाइड करी है, तो ये आपका ऑप्शन 4 से मैच होगा। और 2 कंट्री मॉडल हमें दिया है केम्प एंड मैकडॉगल ने, और इसीलिए आपका जो आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। चलो अगला सवाल है, अकॉर्डिंग टू एक्लेक्टिक थ्योरी ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई, मोटिवेशन बिहाइंड एफडीआई इज आर। जो हमारी इक्लेक्टिक थ्योरी है एफडीआई की, ये बेसिकली हमारी ओ एल आई थ्योरी है। यहाँ पे ओ हमारा क्या है, ओ है ओनरशिप, एल हमारा है लोकेशन, और आई है इंटरनलाइजेशन। तो बेसिकली ये इन 3 चीजों की बात करती है हमारी इक्लेक्टिक थ्योरी, और इसीलिए हमारे पास जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, ड्यूटी लेविड ऑन द वैल्यू ऑफ द गुड्स इंपोर्टेड इज रेफर टू एज। तो यहाँ पे बेसिकली बात की गई है, जो भी आप टेरिफ लगाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स। देखो आप टेरिफ ना 2 तरीके से लगा सकते हो। एक तो कह सकते हो कि जितना मर्जी सामान मंगाओ आप, जितनी वैल्यू होगी सामान की, जितनी वैल्यू होगी सामान की उस पर टेरिफ लगेगा। यानी कि 1 लाख का सामान मंगाया तो 10% टेरिफ लगा, 10,000 लग गया। 2 लाख का मंगाया तो फिर 10% लगेगा। तो जितनी वैल्यू है उस पर टैक्स लग जाएगा। दूसरा आप कह सकते हो क्वांटिटी के बेसिस पे, आपने कितने क्वांटिटी सामान मंगाए, आपने 10 पीस मंगाए तो इतना लगेगा, 20 मंगाए तो इतना लगेगा। तो पर पीस हम डिसाइड कर लेते हैं, वैल्यू को यहाँ पे हम कंसीडर नहीं करते। तो अगर हम वैल्यू के बेसिस पे अपनी ड्यूटी लगाते हैं ना, उसे बोला जाता है जी एड वैलोरम ड्यूटी, और इसीलिए यहाँ पे आंसर आपके पास बनेगा ऑप्शन नंबर ए का। और यहाँ ही चीज यहाँ पे आपको एक्सप्लेन भी कर रखी है। चलिए अगला सवाल हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस अमाउंट्स टू द इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन मेजर। बताइए इनमें से आपके कौन से इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन मेजर होने वाले हैं। करेंसी कंट्रोल, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ईपीजी, टेरिफ कट्स, इंपोजिशन ऑफ टेरिफ्स, और इंपोजिशन ऑफ नॉन टेरिफ बैरियर्स। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमें बताना है कि इनमें से कौन से जो हैं हमारे इंपोर्ट्स जो हैं उन्हें रिस्ट्रिक्ट करने वाले, इंपोर्ट्स को हमारे कम करने वाले, रिस्ट्रिक्ट करने वाले ऐसे कौन से मेजर है यहाँ पर। सबसे पहले कहा गया जी करेंसी कंट्रोल। अगर आप करेंसी पे कंट्रोल लगा दें, अगर आप कहें आपको डॉलर इतने से ज्यादा नहीं मिलेगा, तो आप जो है कहीं ना कहीं इंपोर्ट अपने नहीं कर पाएंगे और आपके इंपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शन लग जाएगी, तो ये तो इंक्लूड होगा रिस्ट्रिक्शन के अंदर। अगला है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ईपीजी, ये आपके बेसिकली है एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, जो कि एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए बनाए जाते हैं, तो ये तो आपके इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन मेजर नहीं है। फिर है जी आपके टैरिफ कट। टैरिफ कट मतलब आपने जो कस्टम ड्यूटीज हैं उन्हें कट कर दें, तो अगर आप कट कर देंगे तो उससे तो बल्कि आपके इंपोर्ट्स जो है प्रमोट होंगे, ना कि रिस्ट्रिक्ट होंगे। इंपोजिशन ऑफ टैरिफ, अगर आप टैरिफ लगा रहे हैं यानी कि टैक्सेस लगा रहे हैं, तो आप अपने इंपोर्ट्स को यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। या फिर आप इसके अलावा कुछ नॉन टैरिफ बैरियर्स लगा देते हैं, जैसे कि आपके कोटा, लाइसेंसिंग, एम्बार्गो, ये सब चीजें। अगर आप ऐसे कुछ बैरियर्स क्रिएट कर देते हैं तो उससे भी आप अपने इंपोर्ट्स को यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। तो 1, 4 और 5 आपके यहाँ पे इंक्लूड होंगे इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन मेजर्स के अंदर, और इसीलिए आपका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी का बनेगा। चलिए तो अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ इंडियाज इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी। तो हमारे इंडिया की जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट की पॉलिसी है उसे कौन एग्जीक्यूट यहाँ पे करता है, उसे हमारा डीजीएफटी यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड जो है वो उसे एग्जीक्यूट करता है, और इसीलिए आंसर आपका यहाँ पे बनेगा जी ऑप्शन नंबर 4 का। अगला सवाल, एक्सपोर्टर्स एक्सपोर्ट रिस्क इंश्योरेंस इज कवर्ड बाय। देखो आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, कुछ रिस्क तो आप यहाँ पे ले रहे हो, आप बाहर जो है सामान भेज रहे हो और आपको सामान की पेमेंट सही से मिलेगी नहीं मिलेगी, कुछ रिस्क तो आपके पास है, और उसकी जो इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है वो हमें प्रोवाइड करता है जी ईसीजीसी। ईसीजीसी लिमिटेड, फॉर्मली एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हमारी सरकारी कंपनी है, 1957 में बनाई गई थी हमारे एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए और हमारे एक्सपोर्टर्स को क्रेडिट रिस्क इंश्योरेंस प्रोवाइड करने के लिए बनाई गई थी। और काफी सारा ये इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हमारे जो इंडियन एक्सपोर्टर्स हैं उनको प्रोवाइड कराता है, अवेलेबल कराता है,
ताकि वो बिना किसी डर के एक्सपोर्ट्स पे फोकस कर सके और अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सके। तो एक्सपोर्ट रिस्क इंश्योरेंस हमारी प्रोवाइड कर रहा है जी ईसीजीसी, यानी कि आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर बी का। अगला सवाल हमारे पास है, द सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आर। बोला गया जी रिड्यूसिंग द इंटरेस्ट बर्डन एंड एक्सटेंशन ऑफ द इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। तो इंटरेस्ट बर्डन को कम करना है और इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम जो है उसे एक्सटेंड करना है, यानी कि हमें जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं उनको बेसिकली इंटरेस्ट में यहाँ पे कंसेशन देना है ताकि एक्सपोर्टर्स पे कुछ ज्यादा इंटरेस्ट का बर्डन ना पड़े और वो अपने एक्सपोर्ट पे फोकस कर सके। रैशनलाइजिंग द डिफेंस रिलेटेड इंपोर्ट्स। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर स्पेसिफिकली मैं हमारी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की बात करूं तो उसमें कुछ ऐसा जिक्र तो नहीं है, बट हमारे एक्सपोर्ट्स जो है डिफेंस की उसे प्रमोट करने की बात कर रखी है। तो इसे फिलहाल के लिए आप क्रॉस कर दीजिए। फोकस ऑन द लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स। तो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स पे तो हमारा फोकस रहता ही है, जैसे हैंडलूम वगैरह है, क्योंकि वो सेक्टर्स काफी ज्यादा इंप्लॉयमेंट जनरेट करते हैं और हमारे एक्सपोर्ट भी जो है उसको काफी ज्यादा ये बढ़ाते हैं। तो अगला है जी एक्सटेंशन ऑफ जीरो ड्यूटी ईपीसीजी एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड स्कीम। तो बिल्कुल यहाँ पे भी फोकस है जी, हम ऐसे कैपिटल गुड्स जो है उन पे ड्यूटी नहीं चार्ज करते जिनका इस्तेमाल करके आप आगे सामान बनाकर एक्सपोर्ट करने वाले हैं। तो इसलिए आपका आंसर यहाँ पे बनेगा 1, 3 एंड 4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी दी आंसर। चलिए अगला सवाल हमारे पास है जी, द मेन फीचर्स ऑफ दी ट्रिम्स। ट्रिम्स क्या है? डब्ल्यूटीओ का एक एग्रीमेंट है, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर से जुड़ा हुआ। ये कहता है जी आप फॉरेन इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इन्वेस्टर के अंदर के बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे। अगर इंडिया का कोई इन्वेस्टर कुछ बना रहा है या फिर बाहर से कोई इन्वेस्टर आके इंडिया में कुछ बना रहा है, आप उनके बीच में कोई भेदभाव नहीं करोगे। फॉरेन इन्वेस्टर को और डोमेस्टिक इन्वेस्टर को आप एक बराबर ट्रीट करोगे, ऑन पार ट्रीट करोगे। तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या चीजें बोली गई हैं हमें। ऑल रिस्ट्रिक्शंस ऑन फॉरेन कैपिटल आर इम्पोज्ड। तो फॉरेन कैपिटल पर रिस्ट्रिक्शन हम इम्पोज नहीं कर रहे बल्कि रिमूव कर रहे हैं, तो इसलिए ये तो हमारा गलत हो गया सीधा सीधा। नो रिस्ट्रिक्शन इज इम्पोज ऑन एनी एरिया ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो ये सही है। रिस्ट्रिक्शन ऑन रीपेट्रिएशन ऑफ डिविडेंड इज एलिमिनेटेड। तो बिल्कुल बाहर से जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आ रही है उस पर जो डिविडेंड की इनकम होगी उसे बाहर रिपेट्रिएट कर सकते हैं। कोई भी जो रिस्ट्रिक्शन है उसे यहाँ पे एलिमिनेट करने की बात की गई है और इसलिए ये भी आपका ठीक हो जाएगा। इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल इज अलाउड फ्रीली। तो बिल्कुल अब आपके जो इंपोर्ट्स हैं वो फ्रीली अलाउड है, कोई यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं है इंपोर्ट्स पे और डोमेस्टिक गुड्स पे, तो ये भी आपका सही है। नो लिमिट ऑन द एक्सटेंट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे प्रमोट कर रहे हैं और उस पर कोई लिमिट यहाँ पे नहीं लगाई जाएगी। तो 1 को छोड़ के बाकी सारे अभी आपके यहाँ पे ट्रिम्स के अंदर इंक्लूड हो जाएंगे और इसीलिए आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पे बनेगा जी ऑप्शन नंबर बी का। चलिए तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारे पास है, द इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डब्ल्यूटीओ आर। तो डब्ल्यूटीओ के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे क्या है? तो अगर बात करें डब्ल्यूटीओ के ऑब्जेक्टिव्स की, तो इस कंटेक्स्ट में हमारे पास एक एक्सट्रैक्ट है उस एग्रीमेंट का जिसने डब्ल्यूटीओ को एस्टेब्लिश किया था और उसके अंदर क्या लिखा गया? उसके अंदर लिखा गया, रिकॉग्नाइजिंग दैट देयर रिलेशंस इन द फील्ड ऑफ ट्रेड एंड इकोनॉमिक एंडेवर शुड बी कंडक्टेड विद अ व्यू टू रेज स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, ensuring full employment and a large and steadily growing volume of real income and effective demand, and expanding the production of and trade in goods and services while allowing for the optimal use of the world's resources in accordance with the objective of sustainable development, seeking both to protect and preserve the environment and to enhance the means for doing so in a manner consistent with their respective needs and concerns at different levels of the economic development. तो हमारा जो एग्रीमेंट जिसने डब्ल्यूटीओ बनाया उसके अंदर ऐसी बातें लिखी गई थी डब्ल्यूटीओ की एस्टेब्लिशमेंट के बारे में कि क्यों हम डब्ल्यूटीओ को बना रहे हैं। तो ये इंप्रूविंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ये भी इसके अंदर आएगा, फुल एम्प्लॉयमेंट एंड इंक्रीज इन डिमांड ये भी इसके अंदर है, इन लार्ज प्रोडक्शन एंड ट्रेड ऑफ गुड्स ये भी यहाँ पे कवर्ड है, और इंक्रीज ट्रेड ऑफ सर्विस ये भी आपको यहाँ पे कवर्ड है। क्वालिटी ऑफ टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करना है, ऐसी कोई स्पेसिफिकली बात यहाँ पे नहीं कर रखी और इसलिए आपका आंसर बन जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी का। अगला सवाल भी बहुत आसान है। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट यूएनसीटीएडी वाज सेट अप इन। यूएनसीटीएडी कब सेटअप हुआ था? 1944, 54, 60 और 64। तो माय डियर फ्रेंड्स, यूएनसीटीएडी जो हमारा है वो 1964 में सेटअप हुआ था और इसीलिए हमारा आंसर सीधा सीधा ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। अगला सवाल बहुत सीधा आसान सवाल है। Which of the following institutions is known as the soft loan window of the World Bank? तो हमारा जो वर्ल्ड बैंक है उसकी सॉफ्ट लोन विंडो कौन सी है जी? वर्ल्ड बैंक की हमारे पास आप सभी जानते हैं जी इसके अंदर 5 कंपोनेंट्स आते हैं आपके,
और सॉफ्ट लोन विंडो इसकी है जी IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। तो आपका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 2। चलिए जी, तो अगला सवाल हमारे पास है, विच इज नॉट द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ द वर्ल्ड बैंक रिगार्डिंग इट्स लेंडिंग ऑपरेशंस। तो यहाँ पे हमें वर्ल्ड बैंक के जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं उसके लेंडिंग ऑपरेशंस में जो इस्तेमाल करते हैं, अप्लाई करते हैं, उन पे सवाल पूछा जा रहा है। तो अगर हम इन प्रिंसिपल्स की बात करें तो ये प्रिंसिपल्स हमें कहते हैं जी कि वर्ल्ड बैंक पहले प्रॉपर्ली असेस करेगा कि जो लोन वो दे रहा है उसके रीपेमेंट प्रोस्पेक्ट क्या है, क्या लोन वो वापस आएगा पैसे कि नहीं आएंगे। The bank should lend only for specific projects which are economically and technically sound and of a high priority nature। तो जिस प्रोजेक्ट के लिए पैसे दे रहे हो they should be economically और technically sound। ऐसा नहीं है कि किसी भी प्रोजेक्ट के लिए उठा के पैसे दे दिए। Bank lends only to enable a country to meet foreign exchange context of any project cost। It normally expects the borrowing country to mobilize its domestic resources। तो ये कह रहा है जी कि अगर आप कोई प्रोजेक्ट लगा रहे हैं उसके अंदर अगर आपको बाहर से कुछ लेकर आना है, बाहर से कुछ सामान लाना है, कोई प्लांट एंड मशीनरी लानी है, तो उसके लिए बैंक आपको फाइनेंस प्रोवाइड करता है। जो सामान आप डोमेस्टिकली खुद अरेंज कर सकते हैं उसके लिए बैंक आपको इंकरेज करता है कि आप डोमेस्टिक रिसोर्सेज का ही इस्तेमाल करो। The bank does not expect the borrowing country to spend the loan in any particular country। encourage करता है बैंक कि जहां से आपको मशीनरी, जहां से सामान सस्ता मिल रहा है, जिस कंट्री से सस्ता मिल रहा है, आप वहां से जाके सामान खरीद लो। ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर कंट्री से ही, यूएसए से ही सामान खरीदना है, जहां से आपको सस्ता मिलता है वहां से खरीद सकते हो। तो ऐसी कोई ऑब्लिगेशन आप पे नहीं है। इट इज द बैंक्स पॉलिसी टू मेंटेन कंटिन्यूइंग रिलेशंस विद द बोरोवर्स। तो अपने बोरोवर्स के साथ रिलेशन बनाकर रखता है, चेक करता है कि जो प्रोजेक्ट के लिए पैसे दिए थे उसकी क्या प्रोग्रेस है, और स्पेशल इंपॉर्टेंस देता है कि हमारी जो लोकल प्राइवेट एंटरप्राइज है उनको भी प्रमोट करे। जो लोकल वहां पे काम करने वाली एंटिटीज हैं किसी भी कंट्री के अंदर, उनको भी जो भी प्रोजेक्ट लगा रहे हैं उसका बेनिफिट हो, ताकि ऑन दी लॉन्ग रन हमारी जो कंट्री है उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो, वहां के लोगों को बेनिफिट मिले। तो ये कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं जी वर्ल्ड बैंक के, और इनके अकॉर्डिंग आप अपना आंसर अब आसानी से मार्क कर सकेंगे कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका गाइडिंग प्रिंसिपल नहीं है, क्योंकि बैंक नहीं एक्सपेक्ट करता किसी बोरोइंग कंट्री को कि वो लोन को एक पर्टिकुलर कंट्री में ही स्पेंड करे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। चलिए, तो अगला सवाल हमारे पास है जी, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन IFC contributes to increase sustainable agriculture opportunities, improve health and education, and increase access to financing for microfinance and business clients। IFC has focused on a set of development goals to ensure that its projects are expected to achieve the target। तो माय डियर फ्रेंड्स, IFC के बारे में हम सब जानते हैं जी। IFC हमारा इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन वर्ल्ड बैंक ग्रुप का एक पार्ट है, और इसका मकसद होता है कि प्राइवेट सेक्टर को अपने सर्विसेज दे, इन्वेस्टमेंट, एडवाइजरी, एसेट मैनेजमेंट सर्विसेज दे प्राइवेट सेक्टर को, पर्टिकुलरली इन द डेवलपिंग कंट्रीज। अब बताया गया जी 2009 से IFC का जो फोकस रहा है ऐसे डेवलपमेंट गोल्स पे रहा है, ऐसे प्रोजेक्ट्स पे रहा है जो कि अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे। ऐसे प्रोजेक्ट्स पे टाइम पैसा लगाने से कोई फायदा नहीं है जो कि आपके टारगेट को अचीव नहीं करेंगे। तो केवल ऐसों पे ही IFC आपका ध्यान दे रहा है, और इस कंटेक्स्ट में इसके गोल्स क्या हैं जी, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर अपॉर्चुनिटीज को इंक्रीज करना है, हेल्थ केयर एजुकेशन को बढ़ावा देना है, माइक्रो फाइनेंस, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाइमेट, इन सब चीजों के लिए उसे भी अपने फाइनेंसिंग देनी है, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। तो इसी कंटेक्स्ट में हमारी ये दोनों स्टेटमेंट सही हो जाती हैं, और रीजनिंग कहीं ना कहीं असर्शन को मैच भी करती है, और इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर बन जाएगा। चलिए जी, तो अगला सवाल हमारे पास है जी, which is not correct about International Development Association IDA। तो कहा जी, following earthquake in 2015, IDA has helped India, helped Nepal rebuild and recover। IDA ranks as the highest performing multilateral development bank in 2016। IDA is a subsidiary bank of IBRD, या फिर IBRD को आप जानते हैं वर्ल्ड बैंक के नाम से भी हम प्रेफर करते हैं बोलना। India has procured highest amount of international loan from IDA। अब यहाँ पे जो सारी स्टेटमेंट्स लिखी है ना, ये आपके करंट सिनेरियो से जुड़ी हुई है, जब आपका ये सवाल एग्जामिनेशन में पूछा गया था। तो आज के लिए तो कितनी खास रिलेवेंट नहीं है, बट IDA के बारे में बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए जी, कि वर्ल्ड बैंक का ये सब्सिडरी है। इंडिया ने शुरू में तो इससे काफी ज्यादा फाइनेंसिंग ली है, बट आज की डेट में जो इंडिया है वो इससे बाहर आ चुका है। इंडिया ग्रेजुएट हो चुका है IDA से, पहले बहुत पैसे लिए थे, बट आज की डेट में इंडिया जो है IDA का एक डोनर बन गया, कॉन्फिडेंट डोनर बन गया है इंडिया। तो इसीलिए यहाँ पे आंसर दिया है जी ऑप्शन नंबर 4 का। बट अगेन आप इस सवाल को लेकर इतने टेंस मत होना, बस IDA के बारे में बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगला सवाल है जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स। IFC was established in July 1956। बिल्कुल सही है।
IFC encourages the growth and development of public sector। यही आपके दिमाग में घंटी बजानी चाहिए कि पब्लिक को नहीं, प्राइवेट को प्रमोट करने की बात करता है हमारा IFC। तो दूसरी वाली स्टेटमेंट तो गलत है। IFC वर्ल्ड बैंक का एफिलिएट है, प्राइवेट एंटरप्राइजेस को इंकरेज करता है, तो बाकी सब ठीक है। ऑप्शन बी आपका आंसर यहां पे बन जाएगा। अगला सवाल हमारे पास है, member nations consistently finding balance of payment crisis may approach the World Bank seeking financial accommodation to mitigate the crisis। The member nations facing balance of payment crisis can approach the IMF seeking redressal of the BOP crisis। अब यहां पे माय डियर फ्रेंड्स हमारा जो असर्शन वाला स्टेटमेंट है वो थोड़ा सा गलत है। देखो, अगर आपको बीओपी से जुड़ी समस्या है ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट से जुड़ी समस्या है, तो आपको IMF विजिट करना है, ना कि वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक आपकी इस कंटेक्स्ट में कुछ खास मदद नहीं कर पाएगा, तो इसीलिए आपका आंसर बनेगा जी ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आर आपका करेक्ट है, बट ए आपका यहां पे गलत है। अगला सवाल हमारे पास है जी, SDRs आर पॉपुलरली नोन एज। देखो, SDR आपकी IMF से जुड़ी हुई करेंसी है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स हैं आपके, और इन्हें पेपर गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है, और इसीलिए आपका आंसर यहां पे क्या होने वाला है जी, आपका आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी मीगा वर्ल्ड बैंक का एफिलिएट है, एम्स टू एड्रेस विच वन ऑफ दी फॉलोइंग। तो मीगा किस चीज पे मेनली फोकस करता है? देखो, मीगा का मेन फोकस क्या है जी? मीगा का मेन फोकस है कि आप डेवलपिंग कंट्रीज में प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं तो डरो मत, आप अपने बिजनेस पे फोकस करो। बिजनेस को आप देखो कि उसमें प्रॉफिट कैसे कमाना है। आप इस चीज से मत डरो कि कल को वहां पे कोई लड़ाई हो सकती है, सिविल डिस्टर्बेंस हो सकती है और उससे हमारा बिजनेस इंपैक्ट हो जाएगा। उस चीज से बचाने की गारंटी हम आपको देते हैं, इसकी इंश्योरेंस जो है हम आपकी करके देंगे। तो इसीलिए यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या बनेगा जी? इसका क्या मकसद है? टू एनकरेज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज बाय प्रोटेक्टिंग इन्वेस्टर्स फ्रॉम नॉन कमर्शियल रिस्क। बिजनेस रिस्क तो आप लो, आप बिजनेस कर रहे हो, प्रॉफिट आपको कमाना है, वो तो रिस्क आपका है, बट उसके अलावा बाकी सारे रिस्क जो है वो हम देख लेंगे। पॉलिटिकल रिस्क की चिंता तुम मत करो। आंसर है जी ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, विच ट्रेड ग्रुप अमंग द फॉलोइंग होल्ड्स तमिल एज वन ऑफ इट्स ऑफिशियल लैंग्वेज। तो इनमें से कौन से ट्रेड ग्रुप की एक ऑफिशियल लैंग्वेज तमिल है? एशियान, सार्क, ब्रिक्स और मिंट। सर पहले तो ये बता दो मिंट क्या है। मिंट आपका है मेक्सिको, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, टर्की। तो क्या इन इकोनॉमीज की तमिल लैंग्वेज हो सकती है? इनकी तो नहीं हो सकती। एशियान, सार्क और ब्रिक्स में कंफ्यूजन रह गया। यहां पे आपके लिए तीनों बता दिए गए हैं जी। पहला है जी सार्क। सार्क आप मैप देख सकते हैं यहाँ पे, और नीचे क्या लिखा है? हेडक्वार्टर है जी काठमांडू, नेपाल में, और ऑफिशियल लैंग्वेज जो है ना जी वो इसकी है इंग्लिश। ब्रिक्स की बात करते हैं। ब्रिक्स आपका जो है 5 मेंबर स्टेट्स हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज जो है, कौन कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज? पोर्चुगीज, रशियन, हिंदी, मैंडरिन और इंग्लिश। तो हिंदी जो है ब्रिक्स की एक ऑफिशियल लैंग्वेज है। अगर आगे ये सवाल पूछें तो ये भी आपका सही होगा। अगर आपसे यही देके पूछते कि हिंदी किसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है तो आंसर आपका ब्रिक्स हो जाता। इसके बाद हमारे पास है जी एशियान। एशियान है ये सारी कंट्रीज हमारी। एशियान की लैंग्वेजेस देखिए आप, वर्किंग लैंग्वेज इंग्लिश है, सेक्रेटेरिएट इसके जकार्ता इंडोनेशिया में है, और इसकी 10 लैंग्वेजेस अलग से है ऑफिशियल लैंग्वेज में, बर्मीज, फिलिपिनो, इंडोनेशियन, लाओ, मले, मैंडरिन, तमिल, थाई, वियतनामीज। तो तमिल जो है यहां पे हमें देखने को मिल रहा है। तो तमिल आपका जो है एशियान की एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, और इसलिए ऑप्शन नंबर ए सीधा सीधा यहां पे आपका आंसर बन जाएगा। चलिए अगला सवाल हमारे पास है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। हमें यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस दिए हैं और उनके हेडक्वार्टर यहाँ पे दिए हैं। तो इंस्टीट्यूशंस हैं WTO, IMF, FAO, EU, और हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, जेनेवा, वॉशिंगटन, रोम। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? इनको मैच करके आपको बताना है। तो WTO सबसे पहले है हमारे पास। WTO किससे मैच होगा आपका? WTO आपको जेनेवा से मैच हो जाएगा। WTO के हेडक्वार्टर जेनेवा में है। IMF के वॉशिंगटन में है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के जो हेडक्वार्टर है ना वो आपके रोम में है। यूरोपियन यूनियन के हेडक्वार्टर आपके ब्रुसेल्स में है। तो A2, B3, C4, D1, सीधे सीधा आंसर ऑप्शन नंबर 1। चलिए तो अगला सवाल हमारे पास है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म अंडर द WTO इन द सिस्टमैटिक ऑर्डर। तो यहाँ पे हमारे पास है जी डिफरेंट स्टेजेस और हमें उन्हें अरेंज करना है। तो अगर करेक्ट ऑर्डर की बात करें तो सबसे पहली स्टेज हमारे पास आती है जी कंसल्टेशन, कि आपको जो डिस्प्यूट है उस पर कंसल्टेशन होगी,
और फिर जो है उस डिस्प्यूट पे एक पैनल बनाया जाएगा और उस पैनल की प्रोसीडिंग्स चलेंगी, कंट्री के साथ बातचीत होंगी और फिर वो अपना फाइनल डिसीजन सुनाएगा। अगर कोई कंट्री उसके डिसीजन से एग्री नहीं करती तो वो फाइनली अपील कर देगी फर्दर एपेलेट बॉडी के ऊपर, और जो भी आपका फाइनल डिसीजन होगा पैनल का या फिर अगर अपील होगी एपेलेट बॉडी का, उस डिसीजन को जो है फाइनली हमारे जो WTO के मेंबर्स हैं अपने डिस्प्यूट सेटलमेंट बोर्ड की जो मीटिंग होगी वहां पे उसे अडॉप्ट वो कर लेंगे और फाइनली उसे जो है इंप्लीमेंट किया जाएगा। और इंप्लीमेंटेशन को चेक करने के लिए, कंप्लायंस को चेक करने के लिए कंप्लायंस पैनल्स भी यहाँ पे बनाए जाते हैं। और अगर आप किसी भी स्टेज पे ये सोचते हैं, हमारी जो कंट्रीज हैं जो जिनका डिस्प्यूट है वो सोचती हैं कि नहीं हमें जो है इस मैकेनिज्म से नहीं गुजरना, तो वो अलग से आर्बिट्रेशन को भी फॉलो कर सकती हैं, आर्बिट्रेटर के पास जा सकती हैं जो कि दोनों से बातचीत करके उनका डिस्प्यूट सॉल्व करवाने की कोशिश करेगा। तो ये भी एक ऑल्टरनेटिव मींस ऑफ डिस्प्यूट सेटलमेंट हमारी कंट्रीज के पास अवेलेबल रहता है। तो अगर अरेंज करें तो सबसे पहले तो हमारे पास होंगी कंसल्टेशन, फिर हमारे पास आएंगी पैनल प्रोसीडिंग, फिर आएगी एपेलेट बॉडी, फिर आएगी कंप्लायंस पैनल और फिर आएगी आर्बिट्रेशन पैनल। यानी कि आंसर हमारे पास होने वाला है जी ऑप्शन नंबर ए का। चलिए अगला सवाल है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 की मैचिंग आपको करनी है। तो मैच द फॉलोइंग का सवाल है, एक तरफ आपको बुक्स दिए हैं, एक तरफ आपको ऑथर्स दिए हैं। तो ऐसे तरीके के सवाल पहले भी एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे थे और ये सवाल जो हमारे पास है इसमें बुक्स जो दे रखी है, वेल्थ ऑफ नेशंस दे रखी है, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन दे रखी है, प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन और दास कैपिटल, ये बुक्स हमें दे रखी है। तो वेल्थ ऑफ नेशंस तो सबसे इंपॉर्टेंट बुक है और ये आप आसानी से मैच कर सकते होगे कि ये एडम स्मिथ ने लिखी हुई है, और प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन जो है ये आपकी डेविड रिकार्डो की है। तो अगर आपने इन दोनों को मैच कर लिया, इसी से आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 का बन जाता। प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की जो बात है वो माल्थस ने करी है, उनकी एक प्रॉपर थ्योरी है इसके ऊपर, और जो लास्ट वाली है बुक वो हमारी कार्ल मार्क्स से जुड़ी हुई है। करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2। चलिए यहां पे हमारे पास सवाल है, द थ्योरी विच एक्सप्लेन्स द इफेक्ट ऑफ डीवैल्यूएशन ऑन बैलेंस ऑफ ट्रेड इज नोन एज। तो अगर आप करेंसी डीवैल्यूएशन कर रहे हैं उससे बैलेंस ऑफ ट्रेड पे क्या इफेक्ट पड़ता है, वो कौन सी थ्योरी हमें बेसिकली एक्सप्लेन करती है। तो प्यारे दोस्तों इसका जो आंसर है वो आपको जे कर्व थ्योरी के अंदर मिलेगा। तो जे कर्व बेसिकली एक जे शेप का कर्व है, आप देख सकते हैं जे शेप यहाँ पे एक बन रही है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आप अपनी करेंसी को डीवैल्यू करते हैं तो इनिशियली तो आपका करंट अकाउंट बैलेंस जो है वो नेगेटिव के साइड जाता है, बट धीरे धीरे जो है वो करंट अकाउंट का बैलेंस आपका पॉजिटिव की तरफ पहुंच जाता है। तो ये आपको जे कर्व के अंदर देखने को मिलता है। सो दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अगला सवाल हमारे पास है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ GDR इशू। ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स का जो इशू रहता है उसके अंदर आपको स्टेप्स यहाँ पे अरेंज करने हैं सही ऑर्डर में। यहाँ पे स्टेप्स कुछ इस तरीके से दे रखे हैं, रजिस्ट्रेशन विद प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी, अपॉइंटमेंट एंड वेस्टिंग ऑफ शेयर्स विद कस्टोडियन, अप्रूवल ऑफ रेगुलेटरी अथॉरिटीज, लिस्टिंग ऑफ GDR एंड GDR अलॉटमेंट। तो प्यारे दोस्तों अगर आप इस पूरे सीक्वेंस को देखेंगे, थोड़ा लॉजिकली सोचेंगे, सबसे पहले अगर आपको GDR इशू करना है, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट इशू करना है, तो पहले तो आपको कंप्लायंस वाले काम पूरे करने पड़ेंगे, जो भी अप्रूवल लेने हैं, जो भी रजिस्ट्रेशन करना है, पहले वो काम करने पड़ेंगे। तो पहले जो आपको डालने पड़ेंगे, किसको डालना पड़ेगा, ये ए और सी को आपको पहले रखना पड़ेगा। ए और सी आपके शुरू में आएंगे, तो ए और सी हमारे शुरू में हमें किस में दिख रहे हैं, हमें दिख रहे हैं ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहे हैं और 3 में भी दिख रहे हैं। और जो आपके लिस्टिंग और अलॉटमेंट वाले काम है वो आप सबसे लास्ट में करेंगे। डी और ई आपके सबसे लास्ट में कहीं ना कहीं आने चाहिए। तो डी और ई हमारे सबसे लास्ट में किस में आ रहे हैं, डी और ई हमारे सबसे लास्ट में जो है वो हमें सब में ही देखने को मिल रहा है। ये तो सबसे लास्ट में हमें दोनों सब में ही देखने को मिल रहा है। और इसके अंदर भी प्यारे दोस्तों सबसे पहले आपके GDR अलॉट किए जाएंगे, फिर उनकी यहाँ पे लिस्टिंग होगी। तो ई आपका पहले आएगा और डी आपका जो है उसके बाद यहाँ पे आएगा। पहले अलॉट करोगे फिर उनको लिस्ट करवाओगे, पहले लोगों को GDR पकड़ाओगे फिर उसकी आप लिस्टिंग करवाओगे। पहले इशू प्रोसेस होगा और फिर लिस्टिंग का काम यहाँ पे होगा। तो पहले ई होगा और फिर डी होगा, और पहले ई और डी जो आ रहे हैं हमारे पास किसके अंदर आ रहे हैं, हमारे पास ये जो है हमारे ऑप्शन नंबर 1 और 3 के अंदर ही आ रहे हैं। तो अभी तक ऑप्शन 1 और 3 में कंफ्यूजन चल रहा है। और इसके बाद हमारे पास बचता है अपॉइंटमेंट एंड वेस्टिंग ऑफ शेयर्स विद द कस्टोडियन, ऑप्शन नंबर बी। तो हाँ, आप जब शेयर्स इशू करते हैं तो उसमें कस्टोडियन का एक इंपॉर्टेंट रोल भी रहता है। कस्टोडियन के पास जो है वो शेयर्स रखे जाते हैं और फिर उसके बाद उनके GDRs इशू हो जाते हैं। तो 1 और 3 जो है वो कहीं ना कहीं सही लग रहे हैं। चलिए अब देखते हैं कि 1 और 3 में से हमें कौन सा चूज करना है। अभी हमें ऊपर ऊपर से देख रहे थे, अब थोड़ा और डिटेल में जाना पड़ जाएगा। तो अब देखिए ए और सी में से कौन सा पहले आएगा। तो पहले आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे अप्रूव्ड प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी के पास, या पहले आप रेगुलेटरी अथॉरिटीज की अप्रूवल लेंगे, आपको अब ये चीज यहाँ पे चूज करनी है।
देखो सबसे पहला काम होगा कि आप अपना रजिस्ट्रेशन ले लें बाहर जाकर, फिर उसके बाद जो अप्रूवल्स वगैरह होंगे वो आप रजिस्ट्रेशन के बाद वहां पे ले पाएंगे। अगर आप बिना रजिस्ट्रेशन के अप्रूवल के लिए जाएंगे अथॉरिटीज के पास, वो कहेंगे पहले अपने आप को यहाँ पे रजिस्टर तो करा लो, फिर उसके बाद हमारे पास अप्रूवल लेने आना। तो इसीलिए सबसे पहला काम होना चाहिए हमारे पास यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का और फिर आना चाहिए अप्रूवल। तो इसीलिए करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3, जिसमें ए पहले आ रहा है, सी बाद में आ रहा है और फिर ई और डी तो लास्ट में थे ही, बी तो बीच में ही आना चाहिए। तो 1 और 3 ऑप्शंस बहुत ज्यादा क्लोज बना दिए इन्होंने। अगर आप इन दोनों में कंफ्यूज हुए थे तो मैं ये नहीं मानूंगा कि आपकी कोई गलती है, यहाँ पर सवाल ही थोड़ा सा ऐसा कंफ्यूजिंग करके बना रखा है। फिलहाल जो करेक्ट आंसर है दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3। चलिए तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, Heckscher-Ohlin theory of factor endowment suggests which of the following types of relationships? तो हमारे पास जो Heckscher-Ohlin थ्योरी है, फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी भी इसे बोला जाता है। तो ये थ्योरी बेसिकली हमें बताती है कि जिस नेशन के पास जो फैक्टर अबंडेंस में होगा वो उसका ज्यादा इस्तेमाल करेगी और उससे जो गुड्स बनेंगे उनका ज्यादा एक्सपोर्ट वो यहाँ पे करने वाली है। तो ऑप्शंस हमें कुछ इस तरीके से दिए, प्रोडक्ट मार्केटिंग रिलेशनशिप, लैंड लेबर रिलेशनशिप, मार्केटिंग कैपिटल रिलेशन, लेबर कैपिटल रिलेशन एंड टेक्नोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटीज। तो प्यारे दोस्तों, जब हम हेक्सचर-ओलिन थ्योरी की बात करते हैं, उसमें उसके अंदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं, तो हम बात करते हैं लैंड की, बात करते हैं लेबर की, बात करते हैं कैपिटल की। तो इनकी हम बात करते हैं हेक्सचर-ओलिन थ्योरी के अंदर की। कोई लेबर इंटेंसिव हो सकता है, कोई कैपिटल इंटेंसिव हो सकता है, किसी के पास लैंड ज्यादा हो सकती है। तो ऐसी बातें यहाँ पे की जाती हैं। तो लैंड लेबर रिलेशन की बात की जाती है और हमारे लेबर कैपिटल रिलेशन की भी यहाँ पे बात की जाती है। और बी और डी जो है हमारे पास इंक्लूड होने चाहिए, मार्केटिंग तो इसके अंदर इंक्लूड होता नहीं है। तो बी डी जो हमारे पास इंक्लूड हो रहा है दैट इज बीइंग इंक्लूडेड इन ऑप्शन नंबर 3। और इसके अंदर हमारे साथ टेक्नोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटीज भी इंक्लूड हो रहा है, तो हमें इसे भी इंक्लूड करना पड़ेगा। बी डी और ई यानी कि ऑप्शन नंबर 3 का करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे बन जाएगा। तो इसी अप्रोच से आपको एग्जामिनेशन में सवाल सॉल्व करने होते हैं। चलिए अगला सवाल हमारे पास है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दे रखे हैं और इसमें आपके कुछ टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट है और उनकी एक्सप्लेनेशन हमें दे रखी है। सबसे पहले नामा। नामा इज बेसिकली नॉन एग्रीकल्चरल मार्केट एक्सेस, कि आपकी जो एग्रीकल्चर मार्केट को छोड़ के मार्केट है उसके एक्सेस की बात करता है हमारा नामा। तो हम इसे किससे मैच कर सकते हैं? इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट से तो नहीं, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट, टेक्सटाइल, ज्वेलरी, फिश एंड फिशरीज प्रोडक्ट्स एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो हाँ, ये हमारे एग्रीकल्चर को छोड़ के बाकी इंडस्ट्रीज तो लग रहे हैं हमें। लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड, मोनोपोली पावर टू ओनर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, तो ये सब तो कुछ नहीं लग रहा सूटेबल, हमारा ऑप्शन नंबर 2 ही सूटेबल लग रहा है। आगे भी बढ़ते हैं, हमारा है गैट। गैट हमारा जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स हो गया। तो ये लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड की बात करता है, मेनली गुड से ही डील करता है। और अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हमें ज्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है इसके लिए, 3 वाला ज्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है इसके लिए। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, ट्रिम्स और ट्रिप्स आ रहे हैं। तो ट्रिप्स तो हम जानते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ है, तो इसे हम 4 से मैच कर लेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। और ट्रिम्स ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, तो ये आपकी इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट के लिबरलाइजेशन से जुड़ा हुआ है और आप इसे 1 से मैच कर सकते हैं। तो ऐसे ही हमारा अप्रोप्रिएट आंसर बन जाएगा। जो अप्रोप्रिएट आंसर बनेगा दैट इज गोइंग टू बी, ये मेरे पास ऑप्शन नंबर 3 जो है वो अप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पे बनेगा। इसके अकॉर्डिंग हमारा जो सीक्वेंस हमने बनाया वो यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। तो ऐसे आपको करेक्ट मैचिंग करनी होगी एग्जामिनेशन के सवालों के अंदर। चलिए तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, अरेंज द फॉलोइंग नेगोशिएशन राउंड्स ऑफ WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो पहले तो सवाल को समझना जरूरी है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की बात करते हैं तो कौन सी पहले हुई आइटम उसको पहले रखते हैं, जो चीज बाद में हुई उसको बाद में डालते हैं, दिस इज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। बट अगर मैं रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब क्या हो गया कि मेरे को जो सबसे लेटेस्ट आइटम है जो अभी रिसेंटली हुई है उसको पहले रखना पड़ेगा, सबसे पहले जो हुई थी उसको मेरे को लास्ट में रखना पड़ेगा। तो मेरे को रिसेंट वाले WTO के जो राउंड्स यहाँ पे दे रखे हैं उसको सबसे पहले लेना पड़ेगा और जो पहले हुए हैं फिर वो उसके बाद आते जाएंगे। तो उरुग्वे राउंड, जेनेवा राउंड, कैनेडी राउंड, दोहा राउंड और टोक्यो राउंड। तो उरुग्वे राउंड के बारे में तो आप सभी जानते होंगे कि WTO की स्थापना हुई थी इस उरुग्वे राउंड के बाद। और जेनेवा राउंड सबसे पहला WTO का राउंड है। कैनेडी और दोहा राउंड, कैनेडी राउंड और टोक्यो राउंड ये 1960s और 70s में कहीं हुए थे। और दोहा राउंड तो हमारा लेटेस्ट जो है 2001 के आसपास ये हमारा जो डिस्कशन था वो चला था दोहा के अंदर। तो ये हमारा जो है इनमें से सबसे लेटेस्ट बन जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी द लेटेस्ट वन। ये हमारा यहाँ पे सबसे पहले आएगा, सबसे पहले जो है ये आने वाला है।
तो डी सबसे पहले मेरे को दो ऑप्शंस में दिख रहा है, तो ऑप्शन 2 में और दिख रहा है और 4 में भी दिख रहा है, तो देखते हैं किस ऑप्शन को मार्क करना यहाँ पे रहेगा। और दोहा राउंड आ गया सबसे पहले। इसके बाद हमारे पास अगर मैं बात करूं सबसे पहले कौन सा रहा था, सबसे पहले तो जेनेवा ही था और दोनों में ही जेनेवा सबसे लास्ट में आ रहा है। चलिए ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं, हमारे WTO बना था 1990s में और वहां पे हमारा चला था उरुग्वे राउंड। उरुग्वे राउंड को इसके बाद डालते हैं, डी के बाद हम डाल देते हैं ए को, डी के बाद ए हमारा ऑप्शन नंबर 2 में ही आ रहा है और यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 आंसर हमें लग रहा है अभी तो। और इसके बाद हमारे हम डाल सकते हैं कैनेडी राउंड को और टोक्यो राउंड को, सी और ई को यहाँ पे डाल सकते हैं। पहले आपका टोक्यो आ गया, फिर आपका कैनेडी आ गया। तो जो ऑप्शन नंबर 2 है डेट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन, तो ये आपकी ज्यादा सही से डिपिक्ट कर रहा है WTO के ट्रेड नेगोशिएशन राउंड्स को रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, तो इसीलिए यही आंसर यहाँ पे बनेगा। तो आपको WTO राउंड्स की मोटी मोटी सीक्वेंस मालूम होने चाहिए, कौन से राउंड्स पहले कौन से राउंड बाद में, और आपको क्वेश्चन की समझ होनी चाहिए कि क्वेश्चन आपसे पूछना क्या चाह रहा है। अगर आप ये समझ पा रहे हैं तभी आप इस सवाल को आंसर कर पाएंगे, नहीं तो आप इस सवाल में कंफ्यूज हो जाएंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 का। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास सवाल है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ कंक्लूडिंग एन एक्सपोर्ट डील। तो एक्सपोर्ट डील जो है उसको कंक्लूड करने में क्या क्या स्टेप्स हमारे फॉलो किए जाएंगे, क्या क्या स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व रहेंगे। तो अब हमें देखने को मिलता है कि एग्जामिनेशन में काफी सारे ऐसे स्टेप्स आ रहे हैं जिसमें ऐसे सवाल आ रहे हैं जिसमें आपको स्टेप्स दिए रहते हैं, उनको करेक्ट ऑर्डर में लगाना रहता है। कई बार तो सीधे लॉजिकल ऑर्डर में आराम से लग जाते हैं और कई बार ये भी देखने को मिलता है एग्जामिनर जबरदस्ती के स्टेप्स बनाने की कोशिश करता है, जबरदस्ती आपसे कुछ अरेंज करने के लिए कह देता है, बट जैसा एग्जामिनर कह रहा है उसका हुक्म आपको मानना पड़ेगा, उसकी बात माननी पड़ेगी और अरेंज करने की कोशिश करनी पड़ेगी। ऐसा ही कुछ इस सवाल में भी आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको जो यहाँ पे स्टेप्स दे रखे हैं, कंफर्म द एक्सपोर्ट डील, रिसीव लेटर ऑफ क्रेडिट, आइडेंटिफाई एंड नेगोशिएट विद इंपोर्टर, रिसीव एन एक्सपोर्ट ऑर्डर, एग्जामिन थॉरोली एंड आस्क फॉर अमेंडमेंट। देखो सबसे पहले आपकी क्या चीज होने वाली है, सबसे पहले हमारे पास आप इंपोर्टर को आइडेंटिफाई करोगे और उसके साथ नेगोशिएट करोगे। पॉइंट नंबर सी आपका सबसे पहले आएगा, उसके बाद ही कोई ना कोई और चीज होने वाली है, उसके बाद ही आप यहाँ पे जो है एक्सपोर्ट ऑर्डर आपको मिलेगा, उसके बाद ही आप कुछ एक्सपोर्ट डील को फाइनलाइज करोगे, सारी चीजें उसके बाद होंगी। सबसे पहले आपका जो है इंपोर्टर को आइडेंटिफाई करना है, किससे आपको इंपोर्ट करना है और उसके साथ आपकी नेगोशिएशन चालू हो जाएगी। तो सबसे पहली चीज आपकी यहाँ पे ये होने वाली है और इसी के बेसिस पे वैसे तो मेरा आंसर जो है ऑप्शन नंबर 2 का बन जाता है। फिलहाल जो बाकी चीजें हैं जिस ऑर्डर में आएंगी उसे भी एक बार देखना तो पड़ेगा। मुझे लगता है एग्जामिनर ने ऐसा सवाल आपको कुछ इसीलिए दिया क्योंकि बहुत क्लोज से स्टेप्स आपको बाकी लगने वाले हैं। ऑप्शंस इसीलिए ऐसे बनाए ताकि आपको एक पता लग जाए तो आप लॉजिकली अपना आंसर मार्क कर सकें। देखो सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई कर लिया, नेगोशिएट कर लिया इंपोर्टर के साथ, उसके बाद उसके साथ आपकी डील होने वाली है। आपकी जो डील होगी वो आप उसके साथ कंफर्म करने वाले हैं और डील जो आपकी होगी उसके अकॉर्डिंग वो आपको एक ऑर्डर भेजेगा। आप उस ऑर्डर को प्रोसेस करेंगे, जो ऑर्डर आएगा उसमें अगर आपको कुछ बदलाव करवाना है तो बदलाव भी करा सकते हैं। और फाइनली आप जो है लेटर ऑफ क्रेडिट उसका इस्तेमाल करने वाले हैं। देखो लेटर ऑफ क्रेडिट का इस्तेमाल होता है क्योंकि पेमेंट को लेकर कई बार खतरा रहता है कि दूसरे देश में बैठा हुआ है हमारा परचेजर, तो पैसे देगा या नहीं देगा। इंपोर्टर दूसरे देश में बैठा है, पता नहीं पैसे दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, तो इंपोर्टर से हम लेटर ऑफ क्रेडिट भी मंगाते हैं कि अपनी क्रेडिट वर्दीनेस शो करो। तो ये चीजें जो है इस ऑर्डर में कहीं ना कहीं फ्लो करती हैं। करेक्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 का यहाँ पे बनने वाला है। चलिए नेक्स्ट सवाल हमारे पास है, मैच द फॉलोइंग, लिस्ट 1 लिस्ट 2 दे रखी है। एक तरफ हमें दिए हैं कुछ इंस्टीट्यूशंस ऑर्गेनाइजेशंस और दूसरी तरफ दिए हैं उनसे जुड़े हुए ईयर्स। तो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो है इट वाज सेट अप इन 1956। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन जो है ये 1960 में बनी थी। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपकी वीपो है और ये आपकी 1967 में बनी थी। और इंटरनेशनल बैंक ये है IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये आपका 1944 में बना था। सो करेक्ट मैचिंग जो है वो हमें देखने को मिल रही है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 के अंदर। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको इस सेशन का PDF चाहिए तो वो आपको हमारी ऐप या वेबसाइट पे फ्री यूनिट स्नैपशॉट कोर्स के अंदर मिल जाएगा। आप हमारी ऐप या वेबसाइट पे साइन अप करके इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, फ्रीली एनरोल कर सकते हैं और वहीं पे आपको इसका PDF भी मिल जाएगा। सो थैंक यू प्यारे दोस्तों, ये था आज का हमारा डिस्कशन प्रीवियस ईयर के सवालों के ऊपर। उम्मीद करते हैं कि आपको इस सेशन से जरूर फायदा मिला होगा, आपके कंसेप्ट्स रिवाइज भी हो गए होंगे और आपको कुछ नई चीजें भी जानने को मिली होंगी। आज के लिए सेशन में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।